हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा? राज सिंह तक है ना। चलो, क्या पढ़ा दिया राज सिंह में? ठीक, अच्छा लिखवा दिया था। चलो चलो ठीक है, लो बताओ। देखिए सुनाओ, अब मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615। मुगल बादशाह कौन था और मेवाड़ के राणा जी कौन थे? और संधि में कहा गया कि राणा है वो मुगल दरबार में, उसकी जगह कितने घुड़सवार सैनिकों की शायद कौन सा किला वापस देंगे, लेकिन तुम उसकी मरम्मत और वैवाहिक संबंध स्थापित। महत्व यह है कि संगा और प्रताप के टाइम से जो कौन सी भावना चली आ रही थी उसको, और दूसरी अच्छी बात यह भी कि शांति स्थापित हुई, कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। अमर सिंह ने किसके प्रेशर में आगे संधि की थी? अमर सिंह कहां जाकर रहने लग गया था? बाद में यहाँ पे क्या बनाई गई थी? मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेके कौन गए थे? मुगलों की तरफ से कौन बातचीत कर रहा था? मुगलों के दरबार में कौन सा युवराज गया? कितने का मनसबदार बनाया गया? किसने बनाया? उसने किस किस की मूर्तियां लगवाई? कहां पे लगाई गई? इसकी जानकारी कौन से महलों के लेख से मिलती है हमें? पुष्कर में महल किसने बनवाए थे? कब का अभिलेख है वो? कौन सी मस्जिद के अभिलेख से मिलती है? ये कहां पर है? ये किसने बनवाई थी? कौन सा अंग्रेज राजदूत बताता है इस बारे में? थॉमस रो क्या कहता है? मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ रहे थे करण सिंह। करण सिंह ने कौन कौन से महल बनवाए? एक कौन से महल का निर्माण शुरू करवाया था? बाद में यहाँ पे कौन रुक के गया था? इस महल का निर्माण पूरा किसने करवाया था? कौन सा मंदिर बनवाया उसने? जगदीश मंदिर के वास्तुकार कौन कौन है? अर्जुन, भाना और मुकुंद। कौन सी शैली में बना हुआ है? पंचायतन। किस में बना मंदिर कहते हैं इसको? इसकी प्रशस्ति किसने लिखी थी? ये कौन से युद्ध की बात बताती है? दाहिमा का नाम क्या था? उनके लिए मंदिर कहां बनवाया गया? और जगत सिंह किस बात के लिए फेमस है? अच्छा, बाद में जब इनके मुगलों के बीच में शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाने वाला राजा कौन था? कैसे? चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में किसका साथ देता हो? इस टाइम क्या करवाता है वो? पिका दौड़, और मुगलों के कई इलाकों पर कब्जा कर लेता है। लेकिन बाद में उसने औरंगजेब के कौन से कर का विरोध किया? मारवाड़ के कौन से राजा की सहायता की? इसे कौन सा गठबंधन कहते हैं? कौन सा कहते हैं? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। और हमने पढ़ा था कि इस टाइम उसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की और हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। जैसे एक राजकुमारी बताई थी मैंने, रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। क्या नाम था? कहां की राजकुमारी है? सुनो लो, एक बात सुन लो। ये 1669 का साल था। कौन सा साल था? 1669 का साल था। एक दिन राजकुमारी चारुमती अपने रूपनगढ़ के महल में बैठी हुई थी। बाहर रास्ते पे एक बूढ़ी महिला आवाज लगा रही थी कि पेंटिंग्स खरीद लो। क्या खरीद लो? पोस्टर खरीदो, चित्र खरीदो, पेंटिंग खरीदो। राजकुमारी चारुमती अपनी एक नौकरानी को भेजती है, भाई जाओ बाहर देखो कौन है। नौकरानी उस बूढ़ी महिला को लेके आई कि एक महिला है, दिल्ली से आई हुई है और पेंटिंग बेच रही है। वास्तव में उस महिला के पास बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग थी और राजकुमारी चारुमती ने उससे कई पेंटिंग खरीदी। भगवान राम का, शिव का, कृष्ण का, माँ सीता, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, कई सारी पेंटिंग उसने हिंदू देवी देवताओं की खरीदी। कुछ एक चित्र उसने हिंदू राजाओं के खरीद लिए, राणा प्रताप, राणा सांगा, रणथंभोर का हमीर, अजमेर का पृथ्वीराज चौहान, ऐसे कई पेंटिंग उसने खरीदी। तभी उसने, बूढ़ी महिला ने जो कि दिल्ली से आई थी, उसने कहा राजकुमारी जब तुम इतना खर्चाई कर रही हो, इतनी सारी पेंटिंग ले रही हो, तो मेरे पास एक अच्छी पेंटिंग और है, ये भी खरीद लेनी चाहिए। उसने वो किसके दिखाओ देखे, और उसने एक बड़ा सा पोस्टर दिखाया। ये कौन है? अरे तुम इनको नहीं जानती? ये मुगलिया सल्तनत के बादशाह, हिंदुस्तान के जहांपना आलमगीर औरंगजेब खुद है। उसने कहा अच्छा औरंगजेब ये है क्या, चलो ये पेंटिंग भी एक दे दो। उसने औरंगजेब वाली पेंटिंग ली। पूछा कितना रुपए हुए भाई तेरे सारे? उसने सारे रुपए बताया, रुपए दिए। फिर कहा बैठ 2 मिनट चाय पी तू। अपनी सारी सहेलियों को कहा कि जूता निकाल के औरंगजेब वाले पोस्टर पे मारो। सारी सहेलियां पड़ी, जूते निकाल निकाल के औरंगजेब वाले पोस्टर पे मारे, तो औरंगजेब का पोस्टर बेचारा चिंदी चिंदी हो गया। उसने उस बूढ़ी महिला को दिया और कल ले जाके औरंगजेब को दे देना। कहना चारुमती ने फाड़ दिया। बूढ़ी महिला गई दिल्ली और उसने जाके औरंगजेब को कहा कि औरंगजेब मैं तो बता भी नहीं सकती सुबह सुबह कि किस प्रकार की गालियां निकाली गई तेरे, और ये देख तेरे पोस्टर के टोटे टोटे कर दिए। लड़कियों की भी उनको कोई दया नहीं आई थी। औरंगजेब को बड़ा गुस्सा है। औरंगजेब ने कहा रूपनगढ़ की लैंडलाइन पर फोन मिला। और औरंगजेब इधर भाई था उसका, राजा चारुमती का भाई यहाँ पे राजा था रूपनगढ़ का, मान सिंह, क्या नाम था? और उसको फोन किया कि मैं तुम्हारी बहन चारुमती से शादी करना चाहता हूँ। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात कि औरंगजेब को मना करे? औरंगजेब को मना करो तो औरंगजेब 2 मिनट के अंदर ईंट से ईंट बिखेर के रख दे इनकी। और उसने कहा कि आओ उसे 2 दिन पहले मुझे बता देना, तो हम टेंट वेंट लगा के तैयार रखेंगे यहाँ पे। राजकुमारी चारुमती को इस बात का पता चला कि मेरे घर वाले मेरी शादी किससे करने जा रहे हैं? औरंगजेब से करने जा रहे हैं। उसने मना किया। उसने कहा मेरी मर्जी के खिलाफ आप मेरी शादी किसी से भी कैसे कर सकते हैं? घर वालों ने कहा कि तूने हमसे कहां पूछ के पोस्टर फाड़े थे, तो भी तो पंगे ले ही गई। अच्छा, उसने कहा कि पर नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरी शादी। घर वालों ने वापस समझाया उसे बिठा के कि देख यदि हम तेरी शादी नहीं करेंगे तो औरंगजेब आक्रमण करेगा। तो उसने कहा लड़ाई कर लो। लड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, युद्धों में मरते हैं लोग। पर यदि औरंगजेब ने आक्रमण किया तो औरंगजेब की जो सेना है वो सामान्य जनता की लड़कियों को उठा के ले जाएगी।
ये जो निर्दोष पब्लिक जिसका सीधा सीधा कोई दोष नहीं है, जो अपने को टैक्स देती है, जिनकी रक्षा का भार अपने पे है, अपने जैसे लड़ते हुए मारे जाएंगे, इनकी बहन बेटियां औरंगजेब सारी उठा लेगा। इस जनता की बहन बेटियों को बचाने के लिए जरूरी है कि तेरी एक की शादी औरंगजेब के साथ कर दी जाए। इस जनता को बचाने के लिए, जो कि क्षत्रिय का, जो कि राजा का पहला धर्म है, इनको बचाने के लिए यदि तेरी शादियों के भी बच सकते हैं तो हम इनको बचाएंगे। राजकुमारी चारुमती ने कहा यदि तुम रक्षा नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगी। भाई को गुस्सा है, उसने कहा देख ले तेरे जो करना हो। और राजकुमारी चारुमती ने पता लगाया कि थोड़े दिन पहले एक दिन टीवी पर एड आ रहा था कि यदि कहीं भी किसी हिंदू राजकुमारी से जबरदस्ती हो रही हो तो टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करें। उसने राज सिंह जी की कहीं से टोल फ्री नंबर का बढ़े और राज सिंह जी को मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए थे और अपनी रानी बना लिया था, उसी प्रकार आप मेरा हरण करके ले जाइए और मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते थे, टोल फ्री नंबर पे तो कोई कर देता ना मैसेज। राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की, ठीक है यहां किया जा सकता है। राज सिंह जी ने आत्मा तो वापस भेजा, कुकुपुत्री भेज दो तुम्हारी, कब लगन मुहूर्त कब है तुम्हारा, बाकी मैं देख लूंगा। राज सिंह जी को पता चला भाई इतनी तारीख को शादी है। राज सिंह जी ने कहा चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा अपने आप ही। फिर राज सिंह ने औरंगजेब को मैसेज किया कि भाई औरंगजेब, तू वो रूपनगढ़ ब्याह करने के लिए जाने वाला था, वो कैंसिल कर दे तेरा प्लान, उधर मैं जाऊंगा। औरंगजेब भी फर गया। औरंगजेब ने ये क्या तरीका है। उससे थोड़े दिन पहले मेवाड़ में एक जगह और पड़ती है रूपनगर। कौन सी जगह? मैंने एक बीच में जगह लिखवाई थी आपको, जीलवाड़ा। जीलवाड़ा के पास में एक ठिकाना पड़ता, उस ठिकाने का नाम क्या था? और यहाँ की कोई एक राजकुमारी थी, इसका नाम था चंचल कुमारी। क्या नाम था? और औरंगजेब चंचल कुमारी से भी शादी करना चाहता था, पर राज सिंह पहले जाके ब्याह करके आ गया था वहां पे। तो औरंगजेब खार खाया हुआ था। औरंगजेब ने कहा चंचल कुमारी से भी तूने कर ली, और अब कदे एस फूलते कदे ओस फूलते। ये नहीं चलेगा भाई साहब, वहां तूने कर ली तो कर ली, अब चारुमती से मैं करूंगा। और राज सिंह जी ने कहा कि देख मैंने डीपी देख ली, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है इस बार लड़ाई करेंगे और युद्ध में जो जीत जाएगा उसे चारुमती की शादी हो जाएगी। राज सिंह जी ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। शादी का दिन नजदीक आया। राज सिंह जी को पता था औरंगजेब की सेना उधर से अटैक करेगी, तो राज सिंह जी ने अपने सारे सामंतों को, मंत्रियों को, संतरियों को, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया सबको। राज सिंह जी बड़े सीरियस मोड में आके बैठे और आके कहा कि इस समय मेवाड़ एक बहुत गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। पूछा मंत्रियों ने सर क्या बात हुई? क्या अबला नारी मेवाड़ को पुकार रही है। मंत्री मनी मन सोचे कि आजकल सर आपको हर तीसरी थोड़ी अबला नहीं लग रही, थोड़ा इस मामले में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं जा रहा है आपका, बताओ सर क्या बात हुई। और उन्होंने पूरी बात बताई, ये बात है, रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब जबरदस्ती शादी करना चाहता है, उसने अपने पास मैसेज भेजा है कि उसकी रक्षा की जाए। मेवाड़ वालों ने कहा कि सर इसमें इतना गंभीर होने की आवश्यकता कहां है, क्षत्रिय का धर्म नारी की रक्षा करना, और यदि उन्होंने इस प्रकार का संदेश आपके पास भेजा, आप निश्चिंत तौर पर जाइए और रूपनगढ़ की राजकुमारी से विवाह कीजिए। राज सिंह जी ने कहा भाई उधर से औरंगजेब सेना लेके आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, औरंगजेब सेना लेके आएगा तो हमारी सेना चली जाएगी, हम लड़ लेंगे। राज सिंह जी ने कहा मैं यही चाहता हूं कि जब तक रूपनगढ़ में मेरे फेरे ना हो जाए तब तक औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोक लिया जाए। कहां रोक लिया जाए? और जैसे मेरे फेरे हो जाएंगे मैं खुद आ जाऊंगा, फिर तो मैं ही बता दूंगा औरंगजेब को क्या करना है क्या नहीं करना, तब तक आप अजमेर में रोक के रखो। तो आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम औरंगजेब को अजमेर की घाटी क्रॉस नहीं करने देंगे, आप आराम से रूपनगढ़ ब्याह कीजिए। राज सिंह जी रूपनगढ़ ब्याह करने के लिए पधारे। सेना जो है वो औरंगजेब को रोकने के लिए कहां गई? अजमेर। मेवाड़ की सेना जब भी जाएगी तो उसके अंदर हरावल जाएगी, हरावल के अंदर रहेंगे हमेशा सलुम्बर वाले। उन दिनों जो सलुम्बर में सामंत थे उनका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम है? सलुम्बर चुंडा को दिया गया था। चुंडा के जो वंशज हुए वो क्या कहलाए? देखो हमने पढ़ा था खानवा के युद्ध में जो बंदा था यहां से, उसका नाम भी क्या था? रतन सिंह। पर वो फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, वो पहले हुए थे रतन सिंह, ये दोबारा एक और रतन सिंह यहां पर हुए। तो सलुम्बर का सामंत उसका नाम क्या है? तो रतन सिंह चुंडावत के पास मैसेज किया कि भाई कल अजमेर में औरंगजेब को रोकने के लिए मेवाड़ की सेना जाएगी, आप उसके सेनापति हैं इसलिए अपनी सेना लेकर अजमेर पधारे। जिस दिन रतन सिंह जी के पास ये समाचार गया था शाम को, उसी दिन के अंदर रतन सिंह जी का खुद का ब्याह हुआ था। ऐसा मैसेज आज दिन तक दो ही लोगों के पास गया, या तो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर मूवी नहीं देखी है? क्या बात करते हो रे, बॉर्डर मूवी नहीं देख रखी? हे भगवान, अल्लाह इन बच्चों को माफ करें, ये नहीं जानते कि इन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है कि भारत में रहो और बॉर्डर मूवी नहीं देखो। हाँ, आपका तो राशन कार्ड छीन लिया जाना चाहिए, कोई सामान नहीं मिलना चाहिए आपको। तो रतन सिंह चुंडावत उसी दिन ब्याह करके आए थे बूंदी। बूंदी में कौन सा वंश था? मर जाओ रे तुम। हाड़ा कौन हाड़ा कौन कौन बोले? जो हाड़ा बोले वो खुद के जाके हंटर मारना, आज कोड़े मारना, चाबुक मारो खुद के जाके घर पे। हाड़ा चौहानों का वंश हुआ कर, चौहान वंश हुआ करता, तो उन हाड़ा चौहानों की बेटी थी इसलिए वो हाड़ी रानियां कहलाती। और यार रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी रानी थी, उसका नाम था सहल कंवर। क्या नाम था? सहल कंवर नाम की रानी थी। और जैसे रतन सिंह जी के पास ये समाचार पहुंचा कि भाई आपको कल युद्ध करने के लिए कहां पे जाना है? अजमेर जाना है, औरंगजेब से लड़ने के लिए, क्योंकि राज सिंह जी ब्याह करने के लिए कहां पे जाएंगे? रूपनगढ़। और रतन सिंह ने मना कर दिया, उसने कहा ये क्या तरीका है, मतलब राज सिंह जी को ब्याह करना है तो उनको मेरा ब्याह नहीं दिख रहा, मेरी भी तो आज ही शादी हुई है, और इस प्रकार आप कैसे भेज सकते हो किसी दूल्हे को युद्ध करने के लिए?
उस रानी को पता चलता। रानी तो क्या थी, 17-18 साल की लड़की रही होगी, नवयुवती, एकदम नव दुल्हन। उसको इस बात का पता चला कि मेरा पति युद्ध में जाने से मना कर रहा है, और उसने रतन सिंह को समझाया कि रतन सिंह जी, कभी चुंडा ने यह कहा था कि मैं मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा, बल्कि हंसाबाई के बेटे को बनाया जाएगा। उस दिन भरे दरबार में घोषणा की गई थी कि चुंडा को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया जाता है, और आज दिन के बाद जब भी कभी मेवाड़ की सेना कहीं भी लड़ने के लिए जाएगी तो सलुम्बर का सामंत होगा, वो क्या होगा, सेनापति। और तब से लेकर आज दिन तक आपके पूर्वजों ने इस रीति को ढंग से निभाया है। सलुम्बर वाले हरावल से एक बार भी पीछे हटे नहीं है। इस बार यदि आप मेवाड़ की सेना के हरावल के अंदर नहीं जाएंगे, राणा जी नाराज होंगे, आपसे सेनापति का अधिकार छीन लेंगे, सलुम्बर वालों के हरावल में रहने का राइट छीन लिया जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इस बात पर थू थू करेगी कि हमारा एक दादा परदादा बीच में बेलखना निकल गया था, युद्ध करने के लिए नहीं गया, अतः हमसे हरावल का अधिकार छीन लिया गया और आपको लड़ने के लिए जाना चाहिए। रतन सिंह ने वापस कहा कि रानी सहल कंवर, मैंने आज दिन तक मेवाड़ के किसी भी युद्ध में मना नहीं किया है। शरीर पर जो घाव लगे हुए सारे युद्धों के तलवारों के घाव है, लेकिन इस बार तो राज सिंह जी को भी सोचना चाहिए था। हमारे घर के अंदर इस प्रकार की खुशी और आप कल करें कि मुझे युद्ध करने के लिए जाना। रानी ने पुनः कहा कि देश की रक्षा में यदि प्रेम बीच में आता हो तो प्रेम को छोड़ दिया जाना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना कहीं ज्यादा जरूरी होता है। राष्ट्र की अस्मिता का जब सवाल हो तो इस प्रकार के रिश्ते, नाते, प्रेम ये सब नहीं देखे जाते हैं। उसने कई देर खूब समझाया तो रतन सिंह राजी हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं कल युद्ध करने के लिए चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह रतन सिंह अपनी सेना लेके वहां से रवाना होता है। घोड़ों वोड़ों पे बैठ के जैसे रवाना हुए, थोड़ा सा आगे निकल के आए सेना लेके, तो खुद का महल आया। खुद के महल की तरफ ऊपर देखा तो रानी अंदर खड़ी झरोखों के अंदर से देख रही थी। उसकी भी तो नई नई शादी हो रखी थी। और रतन सिंह ने जब देखा कि रानी ऊपर खड़ी खड़ी देख रही है, तो रतन सिंह ने अपना घोड़ा रोका। उसे वापस रानी की याद आई। फिर उसे लगा यार युद्ध तो करना है मेरे को, तो उसने अपने पास में फौजी खड़ा था, उस फौजी को कहा कि जाओ और ऊपर जाके रानी की कोई निशानी लेके आओ। क्या लेके आओ? निशानी। उसको लगा कोई चूड़ियां वूड़ियां दे देगी, तो वहां देख के टाइम पास करेंगे थोड़ा, और तो क्या करें। वो गया उस रानी के पास, उस रानी सहल कंवर को उसने जाकर कहा कि नीचे रतन सिंह जी खड़े हैं और आपकी कोई निशानी मंगा रहे हैं। और उस लड़की को लगा, उस नवयुवती, उस दुल्हन को, उस रानी को लगा कि जो आदमी युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां जाके लड़ पाएगा। ये भी हो सकता है कि वहां इसको मैं याद आऊं और ये वापस वहां से भाग कर आ जाए। हो सकता है इसको याद आए कि मेरी नई नई शादी भी है, मेरी दुल्हन पीछे, और युद्ध छोड़ दे और भागकर वापस आ जाए। यदि इस प्रकार होगा तो एक कायर करार दिया जाएगा, भगोड़ा करार दिया जाएगा, हरावल के और सेनापति के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, और इसका एकमात्र कारण मैं हूं। और उसे पुनः लगता है कि फिर ये मेरी सुंदरता, मेरा शरीर, मेरा प्रेम किस काम का है यदि राष्ट्र की रक्षा के अंदर बीच में बाधक उत्पन्न होता हो, यदि मेरे पति को देश सेवा से रोकता हो, तो ऐसी जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं। मुझे पुनः लगता है कि यदि ये सब हो गया तो आने वाली पीढ़ियां ये कहेगी कि रानी सुंदर थी इसलिए उसका पति युद्ध नहीं कर पाया। उसे याद आता है कि मेरी एक बुआ की शादी जोधपुर के एक राजा से की हुई थी, और मेरे फूफा जी जब युद्ध से वापस आ गए थे, मेरी बुआ ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे कि ऐसे हारे हुए पति से अच्छा है कि पति मर जाएगा। मैं उस बुआ की भतीजी हूं और आज मेरा पति तो युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है। और उसे लगा कि अब क्या किया जाए, यदि इस शरीर के कारण ये रुक रहा है तो इस शरीर को त्याग दिया जाए। वो अपना सिर काट के दे देती है। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दिए उस सतरायण ने। नीचे जब रतन सिंह के पास में वो गर्दन लेके वो सैनिक गया, तब तो रतन सिंह के भी होश ठिकाने आ गए। उसको लगा कि यार मैं गलती तो कर गया, पर अब जो हो चुका था वो तो हो चुका था। कहते रतन सिंह वो जो लड़की थी उसके जो गर्दन लेके गया था, उसके बाल जो थे उन बालों को अपने यहाँ पे बांध लेता है। अजमेर वाले युद्ध के अंदर वो सलुम्बर का रतन सिंह क्या शानदार लड़ा था। उसने औरंगजेब की सेना को अजमेर की घाटी इंच क्रॉस नहीं करने दी थी। भयंकर विकराल लड़ा था उस दिन। वो इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। राज सिंह जी चारुमती के साथ में शादी करके वापस पधारते हैं। एक दिन राजसमंद की पाल पर बैठकर राज सिंह जी चारुमती को चांदनी रात के अंदर अपनी शादी से पहले की घटनाएं बता रहे होते हैं। रानी चारुमती को बताते हैं कि उस शादी से पहले, अपनी शादी से पहले युद्ध हुआ औरंगजेब के साथ, और उस युद्ध के अंदर रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया क्योंकि उसकी हाड़ी रानी सहल कंवर पहले उसको सिर काट के दे चुकी थी। और चारुमती पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ। राज सिंह जी मुस्कुरा के कहते हैं कि उस दिन वो दोनों वीर गति को प्राप्त हुई, इसलिए हम दोनों साथ बैठे। उस दिन यदि वो रतन सिंह और सहल कंवर वाला कांड नहीं हुआ होता तो औरंगजेब आक्रमण कर देता, क्या पता अपनी शादी होती या नहीं होती। तो लड़की कौन थी जिसने पति की निशानी मांगने पर सर काट कर दे दिया था? सहल कंवर। इसलिए 2008 में राजस्थान की पुलिस ने घोषणा की कि हम महिला बटालियन अलग से बनाएंगे, विमेंस बटालियन होगी हमारी पुलिस की। सोचा गया इसका नाम क्या रखा जाए। हमें पुनः एक बार वो हाड़ी रानी याद आई कि जिसने देश के लिए अपना सर काट कर दे दिया था। हमें ऐसे योद्धाओं की फिर आवश्यकता है, इसलिए हमारी महिला बटालियन का नाम क्या है? हाड़ी रानी बटालियन। क्या नाम उसका? हेडिंग डालो सहल कंवर, इसी में हेडिंग डालो सहल कंवर। यह है सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी रानी थी। शी वॉज हाड़ी क्वीन ऑफ रतन सिंह चुंडावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलुम्बर। यह है सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी रानी थी। शी वॉज हाड़ी क्वीन ऑफ रतन सिंह चुंडावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलुम्बर। शी वॉज हाड़ी रानी ऑफ रतन सिंह चुंडावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलुम्बर। यह है सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी रानी थी। शी वॉज हाड़ी क्वीन ऑफ रतन सिंह चुंडावत, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलुम्बर। अपने पति के निशानी मांगने पर अपना सर काट कर दे दिया था। She gave her own head when her husband demanded a token.
अपने पति के निशानी मांगने पर अपना सर काट कर दे दिया था। शी गेव हर ओवन हेड व्हेन हर हस्बैंड डिमांडेड ए टोकन। अपने पति के निशानी मांगने पर अपना सर काट कर दे दिया था। शी गेव हर ओवन हेड व्हेन हर हस्बैंड डिमांडेड ए टोकन। शी गेव हर ओवन हेड व्हेन हर हस्बैंड डिमांडेड ए टोकन। व्हेन हर हस्बैंड डिमांडेड ए टोकन। अपने पति की निशानी मांगने पर अपना क्या काट कर दे दिया था। आपने राजस्थानी भाषा के एक बहुत अच्छे राइटर में हैं, मेघराज मुकुल। कौन राइटर में? राजस्थानी भाषा में साहित्यकार में एक मेघराज मुकुल नाम के, इन्होंने इस घटना पर एक कहानी लिखी, एक कविता लिखी, सॉरी। उस कविता का नाम है सेनानी। क्या नाम है? राजस्थानी भाषा में जो शब्द होता है सेनानी, इसी को आप हिंदी में बोलते हैं निशानी। क्या बोलते हैं? लिख लो नीचे, एक मेघराज मुकुल की कविता बराबर लिख लो सेनानी और बॉक्स में बंद कर लो। पोइम ऑफ मेघराज मुकुल, सेनानी। मेघराज मुकुल की कविता। पोइम ऑफ मेघराज मुकुल। क्या नाम है पोइम का? बताओ देखिए। सेनानी। सेनानी का मतलब क्या होता है? निशानी। हाँ, तो आपसे 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। 2 सिंपल सवाल कि मेघराज मुकुल ने कौन सी कविता लिखी? सेनानी। या सेनानी कविता किसने लिखी? मेघराज मुकुल। या कोई पूछेगा मेघराज मुकुल की सेनानी नामक कविता कौन सी रानी के बलिदान पर आधारित है? हाड़ी रानी सहल कंवर। याद रह जाएगा। चलो, ये राज सिंह जी की सारी जितनी भी बातें थी ये पॉलिटिकल बातें थी। अब लिखो कल्चरल, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट। और सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट। राणा राज सिंह ने खूब सारे मंदिर बनवाए थे। कल एक मंदिर की तो हम बात ही कर रहे थे कि श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी की मूर्ति की बातें बताई थी मैंने शायद। तो लिख लो भाई, श्रीनाथ मंदिर। राजसमंद में वो गांव है जिस गांव का नाम है सिहाड़। क्या नाम है? नाथ जी का मंदिर बना, इसलिए उसको बोलते हैं नाथ द्वारा। कौन से जिले में पड़ जाता है? राजसमंद। एक लिखो द्वारिकाधीश मंदिर। कांकरोली। राजसमंद में एक और जगह पड़ती है, इसका नाम क्या है? कांकरोली। कांकरोली में कौन सा मंदिर है? द्वारिकाधीश मंदिर। और एक माता जी का मंदिर उदयपुर में बनवाया, अंबा माता। अंबा माता टेम्पल उदयपुर। कौन कौन से मंदिर है वापस बता दो एक बार। श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पे बनवाया? सिहाड़। याद रखना ना, अभी थानेदार वाले एग्जाम में क्वेश्चन था, नाथ द्वारा का पुराना नाम क्या था? तो नाथ द्वारा का पुराना नाम क्या था? सिहाड़। तो नाथ द्वारा क्यों बोलने लगे इसको? क्योंकि श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, तो श्रीनाथ द्वारा था, श्रीनाथ द्वारा का धीरे धीरे नाथ द्वारा ही हो गया। और द्वारिकाधीश मंदिर कहां पे बनवाया? कांकरोल। दोनों भगवान कृष्ण के मंदिर। और अंबा माता का मंदिर कहां बनवाया? उदयपुर। मैं कल आपको बता रहा था कि जो श्रीनाथ जी वाली मूर्ति थी ये पहले मथुरा में थी। कहां पे थी? मथुरा के अंदर थी। और मथुरा के अंदर 2 पुजारी जी हुआ करते वहां पर, एक का नाम था गोविंद दास और एक का नाम था दामोदर दास। कौन कौन 2 थे बताओ देखे? गोविंद दास और दामोदर दास। कौन से मंदिर के पुजारी है? श्रीनाथ। कौन से मंदिर के? श्रीनाथ। और श्रीनाथ जी का मंदिर कहां हुआ करता था? मथुरा। और एक दिन समाचार मिले, 1672 की बातें, समाचार मिले कि औरंगजेब मथुरा में मंदिर तोड़ने के लिए आ रहा है और श्रीनाथ जी वाला मंदिर तोड़ के जाएगी उसकी सेना। गोविंद दास और दामोदर दास दोनों उस मूर्ति को लेकर मथुरा से रवाना होते हैं, जोधपुर आते हैं। कहां पर आते हैं? जोधपुर आते हैं। जोधपुर में उन दिनों राजा थे जसवंत सिंह। उनके मंत्रियों को आके, राजा राज्य में थे नहीं, मंत्रियों को आके कहा कि भाई हमारी मूर्ति बचाओ। मंत्रियों ने कहा राजा है नहीं, बिना राजा के हमको डिसीजन नहीं ले सकते, आप एक काम करो, आगे मेवाड़ है, राणा राज सिंह के पास चले जाओ। राणा राज सिंह खुद मेवाड़ की सीमा पर चल के आए, श्रीनाथ जी की मूर्ति अपने हाथों में उठा के लेके गए। सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाया, इसलिए गांव का नाम पड़ गया नाथ द्वारा। क्या नाम पड़ गया? तो ये मूर्ति किस साल लेकर आए थे? 1672 में। कौन कौन लेके आए थे? गोविंद दास और दामोदर दास। कहां से लेके आए थे? ये नीचे लास्ट में लिखो, एक लाइन लिखो, अलग से स्टार लगा के लिखो। 1672 ईस्वी में, इन 1672 एडी। 1672 ईस्वी में, इन 1672 एडी, गोविंद दास तथा दामोदर दास, गोविंद दास एंड दामोदर दास, गोविंद दास तथा दामोदर दास, गोविंद दास एंड दामोदर दास श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लेकर आए थे। ब्रॉट आइडल ऑफ श्रीनाथ जी फ्रॉम मथुरा। श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लेकर आए थे। ब्रॉट आइडल ऑफ श्रीनाथ जी फ्रॉम मथुरा। श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लेकर आए थे। ब्रॉट आइडल ऑफ श्रीनाथ जी फ्रॉम मथुरा।
फिर राज सिंह जी के टाइम में वाटर रिसोर्सेज खूब सारे बनाए गए थे, तो लिख लो जल स्रोत, वाटर रिसोर्सेज। एकदम लेफ्ट में लिखना ताकि राइट में आगे जगह पड़ी रहे थोड़ी सी। जैसे एक बावड़ी बनवाई थी, बावड़ी समझते हो ना आप? त्रिमुखी बावड़ी बोलते हैं, इसी का नाम एक और था जया बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी लिख लो या जया बावड़ी लिख लो। आगे थोड़ी जगह रख देना ना, थोड़ी बातें लिखें किसने बनवाई थी, कैसे बनवाई थी। एक तालाब बनवाया गया जाना सागर, ये दोनों उदयपुर में, त्रिमुखी बावड़ी और जाना सागर तालाब। और एक झील तो अपने 2 दिनों से पड़ी रहे, राजसमंद, लेक राजसमंद। राजसमंद झील। कौन सी बावड़ी है बताओ देखे? त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी? कौन सा तालाब है? जाना सागर। ये दोनों तो उदयपुर में। राजसमंद झील तो नाम से पता चल रहा है कहां पर है, राजसमंद। सुनो देखो थोड़ी, पहली बावड़ी कौन सी है दोबारा बताओ? त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी। राज सिंह की एक रानी थे, उन रानी का नाम था रामरस दे। रानी का नाम क्या था? तो इन्होंने ये बावड़ी बनवाई थी, इसके आगे लिख लो। रानी रामरस दे ने इसका निर्माण करवाया था। क्वीन रामरस दे बिल्ट इट। रानी रामरस दे ने इसका निर्माण करवाया था। क्वीन रामरस दे बिल्ट इट। उदयपुर के अंदर त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी है, जो कि राज सिंह जी की रानी ने बनवाई थी। रानी का नाम क्या था? कोई पूछेगा आपसे कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह की एक रानी ने त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी का उदयपुर में निर्माण करवाया, वह रानी कौन सी थी? तो क्या नाम था उनका? राम। राज सिंह की खुद की मम्मी का नाम था जाना दे राठौड़। मम्मी का नाम क्या था? तो मम्मी जाना दे राठौड़ ने जो तालाब बनवा दिया, उस तालाब का नाम क्या रख दिया? जाना सागर तालाब। तो लिख लो, माता जाना दे राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया था। मदर जाना दे राठौड़ बिल्ट इट। माता जाना दे राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया था। मदर जाना दे राठौड़ बिल्ट इट। माता जाना दे राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया था। मदर जाना दे राठौड़ बिल्ट इट। और राजसमंद झील के तो नाम से पता चलता है कि राज सिंह जी की बनवाई हुई, इसलिए झील का नाम क्या हो गया? राजसमंद, है ना? ये वास्तव में राजसमुद्र क्या है? और समुद्र को अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं समंद। तो समुद्र का क्या हो गया अपने राजस्थानी भाषा में? समंद। राज सिंह ने समंद बनवाया, इसलिए क्या नाम हो गया इसका? राजसमंद। गोमती नदी का पानी रोक के बनाई गई थी। कौन सी नदी का? ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आप और पढ़ लोगे, आगे अपने खूब सारी बातें करेंगे। राजस्थान में कितने जिले हैं? 33। कितने जिले हैं? 33 में से 32 जिलों के नाम शहरों के नाम पर है। कि जिले का नाम है जयपुर, क्योंकि जयपुर नाम का शहर है। जिले का नाम है हनुमानगढ़, क्योंकि हनुमानगढ़ नाम का शहर है। बीकानेर, भरतपुर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, सब नाम के शहर हैं और उनके नाम पर क्या है? जिले। लेकिन राजस्थान में राजसमंद नाम का कोई शहर नहीं है। राजस्थान में राजसमंद एक ऐसा जिला है जिसके नाम का शहर नहीं है, जिसके नाम की झील है। राजसमंद झील के नाम पर जिले का नाम राजसमंद है। यदि आप कभी बस स्टैंड पे जाओ और आप खिड़की पे जाके कहो कि मुझे राजसमंद जाना है, टिकट दो, तो नहीं मिलेगी, क्योंकि राजसमंद नाम की जगह ही नहीं है, तो आपको टिकट कहां से मिल जाएगी? यदि आप जबरदस्ती जिद करोगे नहीं मैं जाऊंगा, तो कोई झील में ले जाके पटक दे तो बात दूसरी है। वो आपको जो टिकट देगा उस टिकट पे लिखा होगा राजनगर। क्या लिखा होगा? राजसमंद का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लगता है वो कहां पर लगता है? बाद में राजनगर में लगता है। राजसमंद नाम की राजस्थान में कोई भी जगह नहीं है। राजसमंद नाम की राजस्थान के अंदर केवल एक झील है। कुंभलगढ़ नाम की राजस्थान में कोई जगह नहीं है। कुंभलगढ़ नाम का राजस्थान में किला है ना? कि आप जाके कहो कि मुझे कुंभलगढ़ जाना, तो नहीं मिले, टिकट नहीं मिलेगी। कुंभलगढ़ नाम की जगह ही नहीं है, कुंभलगढ़ नाम का केवल किला है। राजसमंद नाम का कोई जगह नहीं है, राजसमंद नाम की केवल क्या है? झील है। तो राजसमंद झील के नाम पर इस जिले का नाम क्या रख दिया गया? पूरा राजसमंद। याद रहेगी बात? तो कौन सी है? रानी रामरस दे ने कौन सी बावड़ी बनवाई? माता जाना दे ने कौन सी बनवाई? ये दोनों उदयपुर में है। राजसमंद झील तो राजसमंद में होगी। लिखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। मैं ये बात लिख रहा हूं, आप उतार लो, फिर एक साथ ही बात कर लेंगे अपने।
उतारो देखिए। राज सिंह के दरबार में थे, उनकी किताबों के नामों से पता चलता है कि किशोर दास की किताब का नाम क्या है, राज प्रकाश, है ना। सदाशिव भट्ट की किताब कौन सी है, राज रत्नाकर। कवि मान की किताब कौन सी है, राजविलास। सब में राज 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 आ रहा है, इसका मतलब सारी किताबें किस पे लिखी हुई है, राज सिंह। रणछोड़ भट्ट तेलंग, क्या नाम है, नाम बोलो दोबारा। रणछोड़ भट्ट तेलंग, मतलब तेलंगाना का ये बंदा। कहां का बंदा, आइन उल मुल्क मुल्तानी, मुल्तान का था इसलिए नाम के पीछे क्या लगा लिया, मुल्तानी। तेलंगाना का ब्राह्मण है इसलिए नाम के पीछे क्या लगा लिया, तो रणछोड़ भट्ट नाम है, तेलंगाना का है इसलिए नाम के पीछे क्या लग गया, तेलंग। और रणछोड़ भट्ट तेलंग ने प्रशस्ति लिखी, उसका नाम तो क्या है, राज प्रशस्ति। एक थोड़ा अलग नाम है किताब का, नाम क्या है उसका, अमर काव्य वंशावली। मैं बता दूंगा अभी ऐसा क्यों नाम लिख लो एक बार, क्या नाम है किताब का, अमर काव्य वंशावली। तो दोबारा बताओ देखिए, किशोर दास की बुक कौन सी है, सदाशिव भट्ट की, कवि मान की, रणछोड़ भट्ट तेलंग की, राज प्रशस्ति, और दूसरी अमर काव्य वंशावली। उतार ली सबने। चलो एक बार दो एक किताबें और लिखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। एक राइटर का नाम लिखो, गिरधर आसिया। बुक का नाम लिखो, सगत सिंह रासो। क्या नाम बुक का बताओ देखिए, सगत सिंह रासो। किसकी बुक है सगत सिंह रासो, गिरधर आसिया। ये तो देखो मैं नॉर्मल एक बात बताऊं आपको, राजस्थानी भाषा में सिंह नहीं होता, सिंह होता है। क्या होता है, ये इसको भी सही करना होगा ना, मैंने गलत लिख दिया, इसको सही करना, इसको ये लिखो, सगत सिंह करना, कि अपनी भाषा में सिंह होता ही नहीं है। ये होता है कि आपका सिंह घ होता है, इसलिए इंग्लिश में भी स्पेलिंग इसके SINGH होती है ना। सिंह सिंह लिखते नहीं, गुजराती वाले सिंह लिखते हैं, अपनी भाषा में सिंह लिखते हैं, तो गुजराती के अंदर इसको लिखते भी SINH है। जो अपने हमेशा लिखेंगे तो SINGH लिखेंगे, सिंह। आप बोलने में भी देखना, कभी अपने किसी आदमी का नाम बोलेंगे, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, रतन सिंह, अपने कभी नहीं कहते रतन सिंह है, महेंद्र सिंह है, कभी नहीं बोल ही नहीं सकते अपने, अपनी जबान से नहीं निकलता अपने, वो गैर निकलेगा पीछे, सिंह 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 सब सिंह लगा लगा के बोलेंगे अपने। तो ये इस चक्कर के अंदर SINGH हो जाता है। तो ये नाम क्या बुक का बताओ देखे, सगत सिंह रासो। क्या नाम है, रासो का तो मैंने बताया था साहित्य किताब, सगत सिंह पे साहित्य लिखा गया इसलिए नाम क्या हो गया, सगत सिंह। और बात तो ये भाई, सगत सिंह कौन है, बाकी सारी किताबें तो राज पर है, ये आदमी कौन आ गया। तो कहते महाराणा प्रताप के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था शक्ति सिंह। क्या नाम था उनका, शक्ति सिंह नाम करके महाराणा प्रताप के एक छोटे भाई थे। अच्छा, अपनी भाषा के अंदर ये सह भी नहीं होते, ये दोनों ही नहीं होते हैं, ना तो ये होता है ना ये होता है, अपने एक ही होता है ना, उधर वाले दोनों, इसलिए अपने को अपने से बोले भी नहीं जाते। लोग कहने को खूब कहते हैं कि वो वाला सह अलग बोला जाता है, ये सह अलग बोला जाता है, ये सह अलग बोला जाता है, पर मेरे को तो कभी समझ में आया नहीं कि अलग कैसे बोलना। अपने तो वही शिव जी है, वही षटकोण है, वही सड़क है, तीनों एक जैसे हो जाते हैं। और जोधपुर वालों के लिए तीनों सही नहीं होती, उनके लिए होता है तो शिव जी है हिव जी, षटकोण है हटकोण, सड़क है हड़क। और वो सबसे भयंकर तो उसमें करते हैं कि हलवा, हलवा जो होता है मारवाड़ी भाषा में कहते हैं सीरो, जोधपुर वाले बात कहेंगे हीरो। महाराज हीरो बनाए हो, हीरो सलमान खान बनाया कि शाहरुख खान बनाया, कौन सा हीरो बनाया आज तुम्हारे। हाँ, तो सह है ही हो जाता है उधर जाके, अपने इस प्रकार की चीजें नहीं होती। तो शक्ति सिंह होता ही नहीं था, अपने बोलते ही क्या थे, शक्ति, शक्ति बोलते हैं, बोलने में शक्ति ये बोले नहीं, आधे अक्षर नहीं होते अपने, आधे अक्षर नहीं होते अपनी भाषा के अंदर, आधे अक्षर होते ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं बोले जाते अपने से। और ये ज्यादातर मेरे तो खुद के साथ प्रॉब्लम रहती है भयंकर वाली, कि आधा वाला जहां भी आता है मेरे को लगता है आधा बोले कैसे, क्योंकि हैबिट तो वो रही है पूरा बोलने वाली। अब जाके मैंने थोड़ा बहुत कुछ सुधार किया, 20-30%, बाकी मेरे से वैसे बोले जाते हैं अभी तक भी, आत्महत्या, संकल्प, विकल्प, पर्यापत, आत्मघाती, है ना। तो वो तो मेरे को सर पहले खूब टोका करते, सर कहते खड़ा हो बोलिए क्या लिखा, मैं कहता आत्मघाती, सर कहते आत्मघाती नहीं होता है, तो आत्मघाती, मैं वही तो बोल रहा हूं आत्मघाती। सर वापस कहते कि नहीं ये आत्महत्या बोलता है, तो ये होता है आत्महत्या। हाँ, मैं आपकी बार सही बोल के दिखाऊं आपको, आत्महत्या। फिर मैं पूछा एक बार सर से, ये सही कैसे करूं फिर मैं, कि मैं इनको यदि सही नहीं बोल पा रहा हूं तो इनको कैसे बोलूं। तो सर ने कहा अखबार लिया कर, और अखबार के अंदर से वर्ड छांटा कर कौन कौन से, और उनको अलग किया कर, फिर वो 10 बार बोल के देखा कर, कि उनको लगातार बोला कर पर्याप्त 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 पर्याप्त, तब जाके पर्याप्त बोलना बंद करेगा, वरना तू बोलता है इनको पर्याप्त। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो मैं डेली कितने शब्द छांटू, सर ने कहा शब्द नहीं शब्द छांटा कर, वहां वही शब्द छांट लूंगा मैं। फिर धीरे धीरे सब छांट छांट कर बोलने शुरू किए, तब जाके वहां तो वो टंग है अपनी उसी प्रकार की, अपने ना तो आधे अक्षर होते हैं ना ये वाला सह वाला सा लफड़ा होता है। तो शक्ति को हमने क्या बना लिया, सगत। तो सगत सिंह रासो, वास्तव में इस बंदे का नाम क्या है,
महाराणा प्रताप के छोटे भाई है। प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? उदय सिंह। उदय सिंह के टाइम में शक्ति सिंह उदय सिंह से नाराज होकर अकबर के पास चला गया। किसके पास चला गया? ऐसी कहानी है कि वो अकबर के पास चला गया था और हल्दी घाटी वाले युद्ध के अंदर वो अकबर की तरफ से लड़ने के लिए आया था। जब चेतक घायल हुआ, प्रताप चेतक को लेकर जब बाहर जा रहे थे, तब उसको लगता है कि अरे यार, मेरे भाई का घोड़ा तो पूरा घायल ही हो गया, मेरे भाई को बाहर जाना पड़ रहा है। तो अकबर वाली साइड छोड़ के प्रताप की तरफ आता है और कहता है कि जब प्रताप बाहर निकल रहा था तो दो मुगल सैनिक उनको देख लेते हैं, तो मुगल सैनिक उनका पीछा करते हैं। तो शक्ति सिंह और उनके पीछे जाके उन दोनों मुगलों को मारता है, अपने भाई को ले जाके अपना घोड़ा देता है। बलीचा में चेतक मर गया था, वो बलीचा तक प्रताप के पीछे जाता है, अपना घोड़ा देता है और प्रताप से सॉरी बोलता है कि मैं भाई उधर क्यों चला गया था, मेरी गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। उस घटना को आधार बना के बाद में जो किताबें लिखी गई उसमें से किताब कौन सी है? पर इसका हिस्टोरिकल एविडेंस अपने पास नहीं है कि वास्तव में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। ये केवल कहानी है, कविता की इस प्रकार की घटना हो गई। याद रखने वाली बात यह कि सगत सिंह रासो में किसकी जानकारी है और शक्ति सिंह कौन था? कोष्टक में लिख लो। प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रताप सिंह ब्रदर शक्ति सिंह। प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रताप सिंह ब्रदर शक्ति सिंह। एक और लिख लो लास्ट, कल्याणदास। और कल्याणदास की बुक का नाम है गुण गोविंद। ये नॉर्मल भगवान कृष्ण पे बुक गुण गोविंद है ना, नाम से पता चलता ना, गोविंद के गुण गाओ तो बुक का नाम ही होगा गुण गोविंद। वापस बताओ, देखिए सारे। किशोरदास की बुक कौन सी है? राजप्रकाश, सदाशिव भट्ट, कविमान, रणछोड़ भट्ट तेलंग, राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली। और आपके फिर आपके बच गया गिरधर आसिया। गिरधर आसिया कौन सी बुक है? सगत सिंह रासो। और कल्याणदास की बुक का नाम क्या? क्या नाम है? गुण। लिखो राज सिंह की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ राज सिंह। युद्ध जीते राज सिंह ने खूब सारे। तो एक उपाधि होगी विजय कटकातु। एक उपाधि मैंने शायद आपको बीच में लिखवाई होगी, दल पुंगल। किसकी उपाधि थी? मैंने उसका अर्थ भी बताया था आपको कि दल का मतलब होता है सेना और पुंगल का मतलब होता है जीतने वाला, सेनाओं को जीतने वाला, इसलिए उपाधि क्या हो गई? दल। ये उपाधि क्या, दोबारा बताओ देखिए। विजय कटकातु। क्या नाम है? एक शब्द है इसके अंदर बीच में, कटक। कौन सा शब्द है? और कटक का मतलब भी सेना होता है। तो सेना के दो पर्यायवाची याद हो जाने चाहिए आपको। एक पर्यायवाची तो कौन सा हो गया आपका? दल। और एक पर्यायवाची क्या हो गया? कटक। तो कटक जीतने वाला। एक उपाधि है राज सिंह की हाइड्रोलिक रूलर। पानी की व्यवस्था करवाई, पानी को हाइड्रो बोलते हैं इसलिए बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई पानी की व्यवस्था करवाने वाला राजा था। तो दो उपाधियां बताओ देखिए कौन कौन सी है? ए तो विजय कटकातु। विजय कटकातु की स्टार लगा लो, वो पूछेंगे कोई आपसे, विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी? किसने धारण की थी? कटक। कटक का मतलब क्या होता है? सेना। विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर। कंटिन्यू है विजय कटकातु, अलग अलग थोड़ी बोल रहे हैं अपने, विजय कटकातु थोड़ी बोल रहे हैं, विजय कटकातु। क्या क्या बात दोनों बोलो दोबारा देखें। विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूल। रणछोड़ भट्ट तेलंग पर मैं दोबारा जाऊंगा। रणछोड़ भट्ट तेलंग की दो किताबों के नाम बताओ क्या क्या? एक है राज प्रशस्ति और एक दूसरी कौन सी? अमर काव्य। हेडिंग डालो राज प्रशस्ति, उसके बारे में खूब सारी बातें पढ़ेंगे अपने। इधर देखना है एक बार थोड़ा सा। राज प्रशस्ति नाम से पता चलता है कि राजसमंद झील के पास में लगी होगी। भाई कोई महल माल या कुछ भी बनवाते हैं उनके पास अभिलेख लगवाते हैं। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसाएं की जाती है उनको क्या बोलते हैं? तो ये कौन सी झील के पास में? राजसमंद झील के। हम कल से एक बात पढ़ रहे हैं कि राजसमंद झील कौन सी जगह पर बनी हुई है? नौचौकी। बताया था मैंने। तो इसका मतलब ये प्रशस्ति भी कौन सी जगह पे लगी हुई होगी? नौचौकी। अच्छा, ये अभिलेख वगैरह पत्थरों पे लिखवाए जाते थे। तो यहाँ 25 पत्थर लगे हुए हैं। कितने पत्थर लगे हुए हैं? और ये जो प्रशस्ति है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? वैसे भी है ना, मोटा मोटा हमेशा ध्यान रखना है कि पहले के अपने सारे अभिलेख संस्कृत में ही है। पुराने जो भी अभिलेख है कौन सी भाषा के अंदर है? क्योंकि तब अपने यहाँ की भाषा ही कौन सी हुआ करती थी? संस्कृत। और ये तो संस्कृत भाषा में कितने पत्थरों पे लिख दिया गया? 25 पत्थरों पे। इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी प्रशस्ति या सबसे बड़ा अभिलेख यदि कोई है तो वो कौन सा है? कौन सी झील के पास, कौन सी जगह, कितने पत्थरों पे, कौन सी भाषा में? अब इसमें लिखा हुआ ऐसा क्या है? तो मेवाड़ का पहला बड़ा राजा कौन था? बापा रावल। कौन था? तो इसमें बापा रावल से लेके और राज सिंह तक सबकी तारीफें हैं। पूरा इतिहास है। कहां से कहां तक का इतिहास है? राज सिंह के टाइम में लग रही है तो वहां पे खत्म होगा। और शुरू कहां से की इन्होंने? बाबा। आपके नोट्स पूरे मेवाड़ के नोट्स में हमने जो कुछ अब तक पढ़ा है वो कहां से देख के पढ़ा है? मैं एक दिन गया राजसमंद, वहां जाके मैंने प्रशस्ति पढ़ी, फिर मेरे बच्चों को लिखवा दूंगा। तो कहां से कहां तक राजा?
अब इसके पीछे जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जैसे बड़ी घटना क्या, तो हम कहते भाई हल्दी घाटी, कौन सी बड़ी घटना, तो इसमें कौन से युद्ध की जानकारी है, अजय प्रताप के कौन से भाई की अभी हम बात कर रहे थे, तो इसमें शक्ति सिंह की भी जानकारियां दी हुई है, इसमें भी शक्ति सिंह को मेंशन किया हुआ है। अच्छा, राजसमंद झील जो है ये इसी जगह पे नौ चौकी पे क्यों बनाई गई, अमर सिंह यहां पे आया था, कौन सी संधि के बाद आ गया था, मुगल मेवाड़ संधि, तो इसमें किसका जिक्र है, मुगल मेवाड़ संधि का जिक्र है। अच्छा, राजसमंद झील को बनाने में 14 साल लगे थे, कितने साल लगे, 14 ईयर, 62 से 76 तक, कब से कब के बीच बनाई गई बताओ, देखे 14 साल लगे थे, 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे उस समय, 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात थी, 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे, कितने साल लगे थे, कहते हैं उस साल अकाल पड़ा हुआ था, उन सालों में बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, तो लोग राज सिंह जी के पास आए, राज सिंह जी को कहा कि राजा जी अकाल पड़ा हुआ है, जनता की रक्षा करो, जनता के पास खाने के दाने ही नहीं बचे एकदम, तो पहले अपने राजा महाराजाओं का एक बड़ा जोरदार काम था कि जब भी अकाल पड़ जाता तब एक योजना चलाते, काम के बदले अनाज, कौन सी योजना चलाते, अकाल में सबसे गंभीर स्थिति क्या होती है कि बरसात नहीं हुई, बरसात नहीं हुई तो फसलें नहीं हुई, फसलें नहीं हुई तो खाने के लिए कुछ भी अपने पास अनाज नहीं, भूखा मरेगा आदमी और क्या करेगा, तो काम के बदले अनाज योजना चलाते। तो ऐसे राजा कहता कि चलो अपने एक महल बनाएंगे और इस महल को बनाने में जिस जिसको काम करना है वो आ जाओ भाई यहाँ पे, अब जिसको ईंटें लानी आती है ईंट लेके आओ, उसको पत्थर लाने वो पत्थर लेके आओ, कोई इसमें चिनाई का काम करो, कोई पानी का काम करो, कोई चूना लाओ, कोई सीमेंट लाओ, कोई मिट्टी लाओ, खूब सारे काम होते हैं मकान बनाने में, ये सारे काम करते रहो और शाम को मजदूरी के रूप में मेरे से क्या लेके चले जाना, अनाज, तो काम का काम हो जाएगा और उसके बदले में लोगों को क्या मिल जाएगा, अनाज। इस समय काम के बदले अनाज योजना, आप नॉर्मल आज की भाषा में बोलो तो आप कह दो अकाल राहत, क्या कह सकते हो, फेमाइन, फेमाइन जिसको आप बोलते हो ना, फेमाइन जिसको बोलते हो, तो फेमिन चलाएंगे, फेमाइन चलाएंगे। अच्छा, इस टाइम जब ये अकाल पड़ा हुआ था तो लोगों ने कहा कि भाई अब क्या करें इस बार, तो कहा इस बार अपने झील खोदेंगे, क्या खोदेंगे, अब झील की खुदाई होगी तो खूब साल लगेंगे, अब खुदाई के अंदर खूब सारे लोगों को भी काम करना पड़ेगा, कोई झील नीचे जाके खोदेगा, कोई उसकी मिट्टी को बाहर तक लेके आएगा, कोई उसकी मिट्टी को थोड़ा आगे ले जाके फेंकेगा, कोई इसके लिए बाद में ईंटें लेके आएगा, कोई इसके लिए बाद में पानी की व्यवस्था करेगा, चूने की व्यवस्था करेगा, कोई सीमेंट लेके आएगा, अलग अलग चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो खूब सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इसलिए धीरे धीरे काम और किया ताकि अकाल लंबा चला तो कम से कम लोगों को कई दिनों तक अनाज मिलता रहे। तो कोई पूछेगा आपसे कि राजस्थान की कौन सी झील अकाल राहत कार्यों में बना दी गई थी, कौन से कार्यों में बना दी गई, राजसमंद झील कौन से कार्यों में बनाई गई, अकाल राहत कार्य, कितने साल तक चलाए गए अकाल राहत कार्य, कब से कब तक बताओ देंगे, इसका मतलब आप कोई पूछे आपसे कि अकाल राहत कार्यों की जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति देती है, राज प्रशस्ति, समझ रहे हो ना बात मेरी, तो राज प्रशस्ति कौन सी झील के पास, कौन से स्थान पर, कितने पत्थरों पर, कौन सी भाषा में, कहां से कहां तक के राजा, कौन से युद्ध की, कौन से भाई की, कौन सी संधि की, कौन से कार्यों की, अकाल राहत कार्यों में क्या बनाई गई, राजसमंद झील, क्या बनाई गई, राजसमंद झील, कब से कब के बीच बनाई गई, 62 से लेके 76 के बीच, है ना। नरेगा इसी का अपडेटेड वर्जन है, नरेगा जो हमने चलाई थी, नरेगा यही तो है, अकाल पड़ा है गांव में और लोगों के पास में रोजगार नहीं, तो अब क्या किया जाए, तो सरकार ने यही कहा कि भाई दिन में काम करो और शाम को हमसे अनाज ले जाओ, एग्जैक्टली अनाज था जब नरेगा चलाई थी शुरुआत में, तब यह था कि दिन में लोगों को हम काम करवाएंगे और शाम को उनको क्या दे देंगे, अनाज, तो 10 दिन का अनाज एक साथ मिलता था, कि 10 दिन के अंदर कितना काम किया उसके अनुसार आपको क्या मिल जाएगा, अनाज। वो तो बाद में कई संगठन वाले आए, उन्होंने कहा भाई ये क्या तरीका है, ये बंदे की राइट टू चॉइस जो होती है उसको आप कंट्रोल कर रहे हो, आप गेहूं देते हो उस बंदे को, अगला बंदा क्या पता गेहूं लेना ही नहीं चाहता, अगला बंदा गेहूं क्यों लेके जाए, उसको अंगूर लेने हैं, आप तो रुपए दो उसको, वो चाहेगा तो गेहूं लेगा, वो चाहेगा तो अंगूर लेगा, तुम उसको ये बाउंड क्यों कर रहे हो, तुम गेहूं लेके जा, गेहूं खा, नहीं खाएगा वो गेहूं, तो लो सरकार ने कहा भाई ठीक है हम इसको क्या दे देंगे, अंगूर, पैसे दे देंगे पैसे से इसको जो खरीदना वो खरीद लो। लेकिन बाद में सरकार को पता चला कि ये पैसे का अंगूर नहीं खरीदता, अंगूर का जूस खरीदता है घर पे भोमिया होके जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस और बढ़ गई इसके चक्कर में। तो बाद में सरकार ने कहा कि हम ये पैसे तो देंगे लेकिन ये पुरुषों के खाते में नहीं जाएंगे, महिलाओं के खाते में जाएंगे। इसलिए महिलाओं के नाम पे खाते खोले गए, उनके खाते में पैसे डाले गए कि महिला बेचारी समझदार है, वो जानती है इसका क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये तो रुपए बच जाएंगे उसके पास में, बच्चों के लिए भी अच्छी चीजें आ जाएगी और ये कम से कम डेली बेरुंजी होकर नहीं जाएगा घर पे। तो ये 2-3 बातें बताई गई वहां पे। तो नरेगा इसी प्रकार का रूप था। और ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का हमारे संसद का भाषण है कि आज जो हम नरेगा चला रहे हैं इसके बहुत साल पहले राजस्थान के राजाओं ने काम के बदले अनाज योजना चला दी थी। और उन्होंने तो यहां तक और कहा कि राजस्थान के राजाओं ने जो भी काम करवाए थे वो काम पक्के काम थे। कैसे काम थे? राजसमंद झील आज तक पड़ी यार, कब बनाई है उन्होंने, अकाल राहत कार्यों बना ली, आज दिन तक राजसमंद झील पड़ी। जोधपुर कभी जाओ तो एक पैलेस देखना, उमेद पैलेस, उमेद पैलेस पूरा का पूरा अकाल राहत के अंदर बना लिया था इन लोगों ने। और वो महल आज भी पड़ा है, टूरिज्म का बढ़ावा ही मिल रहा है उससे। जबकि आपने नरेगा में क्या करवाया कि सुबह जाओ और एक बार मिट्टी को सड़क के इस छोर से उस छोर पे डाल दो, दिन में ताश खेल लो और शाम को मिट्टी को इधर से उधर डाल दो। कच्चे काम करवाए। कैसे काम करवाए? इसलिए आपको एक भी बिल्डिंग नहीं मिलेगी कि नरेगा में बनी है, वरना होना यह चाहिए था कि लोगों को कहते कि स्कूल में 2 कमरे बनाएंगे, सरकार पैसे दे देती और सरकार पैसे देगी, कहती भाई स्कूल के अंदर क्या बना देंगे हम कमरे। भाई होता क्या, ये चीजें सरकार क्यों करती है? आप इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे तो इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि लिक्विडिटी मार्केट की कम हो जाती है।
और मार्केट की लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सरकार पैसे बांटे। सरकार क्या करे? पैसे। तो सरकार लोगों को कहती है ले तो रुपए ले खरीद, कि क्योंकि यदि तू सामान नहीं खरीदेगा तो जो बना रहा है उसको फायदा नहीं, और जब बनाने वाले को फायदा नहीं तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, और उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो 100 लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। खेती में तो कुछ हो नहीं रहा, इधर तो बेरोजगारी चल रही है, उधर और बेरोजगारी हो जाएगी, बेरोजगारी का चक्कर चल जाएगा, मंदी आ जाएगी। इसलिए सरकार डरती है कि मंदी नहीं आनी चाहिए, भले महंगाई बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक सीमा तक महंगाई रोजगार उत्पन्न करती है, लेकिन जैसे मंदी आएगी उसके बाद बेरोजगारी का कुछ चक्र ऐसा फंसेगा जिसकी कोई हद ही नहीं है, और मार्केट की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए सरकार चाहती है कि रुपए जनता के बीच में बांटे जाए, पर सरकार बांटे तो फालतू में क्यों बांटे, काम ही करवा ले। पर नरेगा के अंदर फालतू में पैसा बांटा गया, इसलिए नरेगा ने लोगों को आक्रमणीय बनाया, और उल्टा गांव के अंदर हालात ये हो गए थे कि गांव में किसी मजदूरी के लिए मजदूर की आवश्यकता पड़ती और उसको कहते हैं कि तेरे को 200 रुपए देंगे, और आज दिन में हमारे भाई ये मकान का काम चल रहा है, ईंटें फेंकने, ईंटें फेंक दोगे? नहीं, क्यों जाऊं मैं तुम्हारे 180 में सड़क पे जाऊंगा, पूरे दिन बैठे रहना है, तुम 200 दोगे, उधर 180 में कोई काम नहीं करना है। तो एक पक्के काम नहीं करवाए थे, जबकि पहले जिले वगैरह जो बनाएगी किस प्रकार काम है, पक्के काम। लिख लो आप, मैं लिखवा दूं ये सारी बात। राज प्रशस्ति आगे लिखो, कौन है राइटर राज प्रशस्ति का बताओ? रणछोड़ भट्ट, लिखो इसमें, राइटर तो लिख लिया, आगे लिखो। यह राजसमंद झील के पास नौचौकी नामक स्थान पर स्थित है। इट इज लोकेटेड एट पैलेस नंबर नौचौकी नियर लेक राजसमंद। यह राजसमंद झील के पास नौचौकी नामक स्थान पर स्थित है। इट इज लोकेटेड एट पैलेस नंबर नौचौकी नियर लेक राजसमंद। यह राजसमंद झील के पास नौचौकी नामक स्थान पर स्थित है। इट इज लोकेटेड एट पैलेस नंबर नौचौकी नियर लेक राजसमंद। यह राजसमंद झील के पास नौचौकी नामक स्थान पर स्थित है। अगली लाइन में लिखो, यह संस्कृत भाषा में 25 पत्थरों पर लिखी गई है। इट इज एनग्रेव्ड on 25 rocks in Sanskrit language. It is engraved on 25 rocks in Sanskrit language. यह संस्कृत भाषा में 25 पत्थरों पर लिखी गई है। It is engraved on 25 rocks in Sanskrit language. नीचे लाइन चेंज कर लिखो, इस प्रशस्ति से दिस यूलोजी या दिस प्रशस्ति, इस प्रशस्ति से दिस यूलोजी या दिस प्रशस्ति निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। प्रोवाइड्स अबाउ इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। प्रोवाइड्स अबाउ इंफॉर्मेशन, दिस यूलोजी प्रोवाइड्स अबाउ इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। नीचे पॉइंट लगा के लिखना ना, पहला लिख लो, बापा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की उपलब्धियां। बापा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की उपलब्धियां। अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम बापा रावल टू राज सिंह। अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम बापा रावल टू राज सिंह। बापा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की उपलब्धियां। अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम बापा रावल टू राज सिंह। बापा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की उपलब्धियां। नीचे दूसरा पॉइंट लिख लो, हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तीसरा पॉइंट लिख लो, प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं। प्रताप सिंह यंगर ब्रदर शक्ति सिंह। प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं। प्रताप सिंह यंगर ब्रदर शक्ति सिंह। चौथा पॉइंट लिख लो, मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ ट्रीटी, मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ ट्रीटी। और लास्ट लिख लो, अकाल राहत कार्य, फेमाइन रिलीफ वर्क्स। अकाल राहत कार्य, फेमाइन रिलीफ वर्क्स। कोष्टक में लिखना 1662 से 1676, 1662 to 76, 1662 से 1676, 1662 to 76। ठीक है, एक किताब और बताई मैंने रणछोड़ भट्ट तेलंग की, बताओ कौन सी थी? अमर काव्य वंशावली। हेडिंग डालो इसमें भी, अमर काव्य वंशावली। एक और बुक कौन सी है? अमर काव्य वंशावली। कौन सा राइटर है? राइटर का नाम बताओ। रणछोड़ भट्ट तेलंग। किसके दरबार में? राज सिंह। राज सिंह जी मर गए। राज सिंह जी के मरने के बाद उनका बेटा राजा बना, बेटे का नाम है जय सिंह। बेटे का नाम क्या है? और जय सिंह के दरबार में भी सेम राइटर है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। जय सिंह जी मर गए, रणछोड़ भट्ट तेलंग अभी तक बैठा हुआ। जय सिंह का बेटा राजा बना, उसका नाम है अमर सिंह सेकंड। क्या नाम है? अमर सिंह फर्स्ट तो कौन है? राणा प्रताप के बेटे। अब जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? अमर सिंह सेकंड। रणछोड़ भट्ट तेलंग 3 राणाओं के दरबार में रह गया।
पहले राज सिंह के दरबार में था, फिर जय सिंह के दरबार में था, फिर किसके दरबार में था? अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के टाइम में जब उसने बुक लिखी तो बुक का नाम क्या रखा? समझो इस बुक का नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि किसके शासनकाल में लिखी गई है? अमर सिंह सेकंड। दो बड़ी जानकारियां इसमें, एक तो शक्ति सिंह के बारे में खूब सारी जानकारियां और दी है इसने, एक चेतक। किसके बारे में? तो प्रताप के घोड़े चेतक और प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जानकारियां कौन सी किताब से मिलती है? अमर काव्य वंशावली। किसके द्वारा लिखी गई? रणछोड़ बड़ तेलंग द्वारा। किस राजा के शासनकाल में लिखी गई? लिख लो। यह पुस्तक महाराणा अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महाराणा अमर सिंह सेकंड। यह पुस्तक महाराणा अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महाराणा अमर सिंह सेकंड। महाराणा अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में लिखी गई थी। ड्यूरिंग रिजीम ऑफ महाराणा अमर सिंह सेकंड। महाराणा अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में लिखी गई थी। लाइन चेंज करके लिखो। इस पुस्तक से, दिस बुक, इस पुस्तक से प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह तथा प्रताप के घोड़े चेतक की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रताप सिंह यंगर ब्रदर शक्ति सिंह एंड प्रताप सोर्स चेतक। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रताप सिंह यंगर ब्रदर शक्ति सिंह एंड प्रताप सोर्स चेतक। प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह तथा प्रताप के घोड़े चेतक की जानकारी मिलती है। ये भाई राज सिंह। अगले राजा लिखो जय सिंह। राज सिंह के बाद राज सिंह का बेटा राजा बना, क्या नाम था? जय सिंह। जय सिंह। राजसमंद झील को बनाने में कितने साल लगे? 14 साल लगे। तो जब राजसमंद झील बन रही थी उन दिनों में जय सिंह एक बार राज सिंह से मिलने के लिए गया। राजा महाराजाओं के टाइम में प्रोटोकॉल पूरा हुआ करता था कि भाई बेटे को भी यदि बाप से मिलना तो सीधा जाके नहीं मिल सकता। राजा अपने ऑफिस में बैठा है तो बाहर गेट के ऊपर को जाके पर्ची देनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि अंदर जाके क्या मैं मिल सकता हूँ। राजा यदि परमिट करेगा तो अंदर जाके मिल सकते हो, वरना अंदर जाके नहीं मिल सकते। ये नहीं कि भाई राजकुमार है तो सीधा अंदर घुसान, डैडी क्या कर रहे हो, वैसे बात नहीं कर सकते आप जाके। तो जय सिंह एक बार आया और जय सिंह ने आके अपनी पर्ची भेजी कि भाई मैं राणा राज सिंह से मिलना चाहता हूँ। और अंदर राज सिंह जी बैठे। उन्होंने कहा आज आज टाइम नहीं, आज राजसमंद वाला काम कर रहे हैं, थोड़ा कोई हिसाब किताब मिलना, आज नहीं मिल पाऊंगा। और जय सिंह को वापस भेज दिया। जय सिंह को 2-4 महीने बाद वापस आया, उसने वापस पर्ची भेजी। अरे कहा आज तो वो राजसमंद वाले ठेकेदार साहब आए हुए, हिसाब किताब लेना है पूरा, और आज मैं नहीं मिल पाऊंगा। वो 3-4 बार आया, तीनों चारों बार राज सिंह जी राजसमंद के काम में बिजी थे, इसलिए उससे मिले नहीं। वो खार खा गया। उसने कहा ऐसी क्या झील बना रहे हो कि आप मुलाकात ही नहीं कर पाओ? मैं जब राजा बनूंगा तो इससे बड़ी बना दूंगा। और वो जब राजा बना तब उसने इससे बड़ी किया, उसने दुनिया की सबसे बड़ी झील बना दी। राज सिंह जी बना के गए राजसमंद, जय सिंह बना गया जयसमंद। कौन सी बना गया? और उस समय जब उसने बनाई थी तब वो दुनिया की सबसे बड़ी झील थी। उससे बड़ी मानव निर्मित कोई भी झील आज है? आज तो भारत में भी उससे बड़ी बड़ी झीलें हैं। अब बड़ी नहीं है जयसमंद, और जयसमंद से बड़ी भारत में भी खूब सारी झीलें मिल जाएगी, पर उन दिनों वाकई वो बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। तो उदयपुर में उसने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? लिख लो, जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। कोष्टक में उदयपुर लिख लेना। ही बिल्ट लेक जयसमंद। जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक जयसमंद। कौन सी झील का निर्माण करवाया था? जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। इसके पास में एक मंदिर बनवाया गया, सुनना बात एक बार फिर लिखना आप। नर्मदेश्वर। कौन सा मंदिर था? नाम देख के बताओ, देखिए कौन से भगवान जी का मंदिर है? पक्का? तो लिख लो। झील के पास नर्मदेश्वर मंदिर बना हुआ है। नर्मदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड नियर लेक। झील के पास नर्मदेश्वर मंदिर बना हुआ है। नर्मदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड नियर लेक। झील के पास नर्मदेश्वर मंदिर बना हुआ है। नर्मदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड नियर लेक। झील के पास कौन सा मंदिर बना हुआ है? नर्मदेश्वर मंदिर बना हुआ है। इस झील के पास में इसने एक तो ये मंदिर बनवाया, एक इसकी परमार रानी थी, और उस परमार रानी का नाम था कोमला देवी। क्या नाम था? कोमला देवी। कौन से वंश की रानी है? परमार रानी। किसकी रानी है? जय सिंह। क्या नाम है? इसके लिए महल बनवाया। तो ये कोमला देवी जयसमंद के पास वाले महल में रहती थी। बाद में रानी होगी नाराज, नाराज होगी तो महल का नाम आजकल है उसका रूठी रानी का महल। क्या नाम उसका? तो रूठी रानी कौन है? कोमला देवी। नाम कोमल है, बाकी नाराज तो हो ही सकती है। तो कोमला देवी के लिए कौन से महल, किस झील के पास महल बनवाया गया? जयसमंद, जिसको आप क्या बोलते हैं? रूठी रानी। लिखो अपनी परमार रानी कोमला देवी के लिए, फॉर इस परमार क्वीन कोमला देवी, अपनी परमार रानी कोमला देवी के लिए, फॉर इस परमार क्वीन कोमला देवी, झील के पास महल का निर्माण करवाया था। बिल्ट पैलेस नियर लेक।
झील के पास महल का निर्माण करवाया था, बिल्ट ए पैलेस नियर लेक। झील के पास महल का निर्माण करवाया था जिसे रूठी रानी का महल कहा जाता है, विच इज कॉल्ड रूठी रानी पैलेस, जिसे रूठी रानी का महल कहा जाता है, विच इज कॉल्ड रूठी रानी पैलेस, जिसे रूठी रानी का महल कहा जाता है, विच इज कॉल्ड रूठी रानी पैलेस। तो तीन बातें याद रहेगी, झील कौन सी, जयसमंद, मंदिर कौन सा, नर्मदेश्वर, महल कौन सा, रूठी रानी महल, जो कि कौन सी रानी के लिए बनवाया गया था, कमला देवी, जो कि कौन से वंश की रानी थी। अच्छा, राज सिंह जी अपने पूरी जिंदगी औरंगजेब से लड़ते रहे। औरंगजेब के राजा बनने के बाद औरंगजेब की उनकी खूब बातों से लड़ाई हुई है, जजिया को लेकर लड़ाई है, अजीत सिंह को लेकर लड़ाई है, मूर्तियों को लेकर लड़ाई है, चारुमती को लेकर लड़ाई है, खूब सारे अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां चलती रही। फिर राज सिंह ने एक बार औरंगजेब का एक बेटा था आजम, क्या नाम था, उस आजम को मैसेज किया कि आजम यार ये छोटी मोटी लड़ाइयां बंद करते हैं, दिल मांगे मोर, कुछ बड़ा धमाका करते हैं इस बार, और तेरे पास जितनी सेना ना सारी लेके आ जा, एक साथ ही लड़ लेते हैं आर या पार, या तो हम मरमुरा जाएंगे या तुम मरमुरा जाना। क्या यार डेली डेली ये है, कुचरनियां करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में, कभी तुम उधर से सेना लेके घुसते हो, कभी हम उधर से सेना लेके घुस जाते हैं। और आजम एक बहुत लंबी चौड़ी सेना लेके आया, राज सिंह खुद अपनी लंबी चौड़ी सेना लेके जा रहे थे, कई साथ वाले थे, उनको डर लगा कि राज सिंह जी इतनी बड़ी सेना लेके जाएंगे, इतना बड़ा युद्ध होगा, क्या पता अपने मर नहीं जाए। और कुंभलगढ़ के पास में गांव पड़ता था ओडा, कौन सा गांव था, उस ओडा नाम के गांव के अंदर राज सिंह जी खाना खाने के लिए बैठे, वहां साथ वालों ने जहर दे दिया। जैसे संगा को मारा गया था एग्जैक्टली वैसे किसको मारा गया था, संगा भी युद्ध करने के लिए जा रहे थे, साथ वालों ने मार दिया था, राज सिंह जी भी युद्ध करने के लिए जा रहे थे, साथ वालों ने मार, राज सिंह जी मर गए। उसी साल एक राजा और मरते हैं साउथ इंडिया के अंदर, शिवाजी। कौन मरते हैं, इधर राज सिंह मरे तो मेवाड़ में राजा बन गया जयसिंह, उधर शिवाजी मरे तो उनका बेटा राजा बन गया संभाजी। कौन बन गया, और संभाजी और जयसिंह दोनों वैसे वैसे औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे हैं। इधर राज सिंह मरे तो जयसिंह ने कहा कोई नहीं, पिताजी गए तो औरंगजेब से मैं लड़ लूंगा। उधर संभाजी तो काल ही बना हुआ था, और संभाजी तो भयंकर ही लूटपाट मचा रहा था वहां साउथ इंडिया के अंदर एकदम। इसलिए औरंगजेब को अपना पूरा फोकस करना है संभाजी के पास, क्योंकि औरंगजेब का एक बेटा औरंगजेब से बगावत करके साउथ इंडिया बैठा है, अकबर। कौन बैठा हुआ है, औरंगजेब का एक बेटा था अकबर, हम आगे पढ़ेंगे, उसने ऐलान कर दिया था कि मुगल बादशाह मैं हूं, मुगल बादशाह औरंगजेब ही नहीं। इसलिए औरंगजेब उसको पकड़ने के लिए कहां जाना चाहता है, साउथ इंडिया। पर औरंगजेब साउथ तभी जा पाएगा जब राजस्थान में शांति हो, क्योंकि यदि वो साउथ जाए पीछे राजस्थान वाले पंगा कर दे तो, और राजस्थान में पंगा करने वालों मेवाड़ सबसे आगे, मेवाड़ का राजा कौन बना हुआ है, जय सिंह। तो उसने जय सिंह को कहा कि भाई जय सिंह, अपने आपस में कोई लड़ाई नहीं रहे, लड़ाई मेरी मारवाड़ वालों के साथ अजीत सिंह के साथ में, लड़ाई मेरी साउथ वालों के साथ में, तुम बीच में क्यों पंगे ले रहे हो। और जय सिंह को भी लगा कि यार इतने साल हो गए, अब संधि कर लेते हैं। इसलिए औरंगजेब और जय सिंह वापस क्या कर लेते हैं, संधि, और मुगलों और मेवाड़ के बीच की लड़ाई क्या हो जाती है, समाप्त। देखो जय सिंह ने औरंगजेब से संधि कर ली थी, जय सिंह कंक्लूडेड ट्रीटी विद औरंगजेब, जय सिंह ने औरंगजेब से संधि कर ली थी, जय सिंह कंक्लूडेड ट्रीटी विद औरंगजेब, जय सिंह ने औरंगजेब से संधि कर ली थी, जय सिंह कंक्लूडेड ट्रीटी विद औरंगजेब। किसे संधि कर लेता है, अच्छा इतने दिनों तक मेवाड़ वाले क्यों लड़ रहे हैं औरंगजेब से, क्योंकि वो मारवाड़ की सहायता कर रहे हैं। किसकी सहायता कर रहे हैं, अजीत सिंह की सहायता के चक्कर में लड़ रहे हैं, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। अब जय सिंह ने मारवाड़ वालों का भाई मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं करूंगा, और राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से खुद को क्या कर लेता है, अलग। तो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाया किसने था, राज सिंह। उस गठबंधन को तोड़ कौन देता है, बस सीधी सी बात है, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का मतलब औरंगजेब से लड़ाई। यदि आप औरंगजेब से संधि करते हो तो गठबंधन आपका क्या हो जाएगा, समाप्त। लिख लो, जय सिंह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गया, जय सिंह गॉट सेपरेटेड फ्रॉम राठौड़ सिसोदिया अलायंस, जय सिंह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गया, जय सिंह गॉट सेपरेटेड राठौड़ सिसोदिया अलायंस, जय सिंह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गया, जय सिंह गॉट सेपरेटेड फ्रॉम राठौड़ सिसोदिया अलायंस। अच्छा, अब औरंगजेब के जो भी अंडर में आएंगे उनको औरंगजेब को एक टैक्स देना पड़ेगा, जजिया। क्या देना पड़ेगा, राज सिंह तो लड़ाई कर रहा था तो उसने जजिया नहीं दिया, अब जय सिंह संधि कर रहा है, तू मेरे अंडर में है तो अब तेरे को मुझे क्या देना पड़ेगा, तो जय सिंह ने कहा जजिया तो नहीं देंगे, और हम जजिया के बदले में तेरे को 3 परगने दे देंगे। क्या दे देंगे, 3 परगने, समझते हो, राजा के पास वो खुद की जमीन होती है उसको बोलते हैं खालसा, और खालसा के जो पार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, परगने। तो जजिया के बदले में उसको 3 परगने दिए गए, एक परगने का नाम पुर, एक परगने का नाम था मंडल, और एक परगने का नाम था बदनौर। कौन कौन से 3 परगने बताओ, देखे, पुर, मंडल और भीलवाड़ा के अंदर 3 जगह पड़ती है। क्या क्या नाम दोबारा बताओ, देखो हमने कई नाम तो पढ़े हैं, पूर्व ताम्रपत्र से कर्मावती के जौहर की जानकारी मिलती है, पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि बदनौर के युद्ध में मालवा तथा गुजरात की मिलीजुली सेना को कुंभा ने हरा दिया था, पढ़ा था हमने। मंडल नहीं पढ़ा हमने, भीलवाड़ा में 2 जगह है, एक है मंडल, एक है मंडलगढ़। मंडलगढ़ पढ़ा है जहां पे संगा की छतरी है, पर वो मंडल नहीं है, मंडल अलग जगह है, याद रहेगी बात है। तो कौन कौन से 3 परगने, पूर्व, मंडल और बदनौर, किसने किसको दिए, जय सिंह ने औरंगजेब को। कौन से करके बदले में, तो जजिया करके बदले में, जजिया करके बदले में, इन रिटर्न ऑफ जजिया टैक्स, या इन प्लेस ऑफ जजिया टैक्स, जजिया करके बदले में, इन रिटर्न ऑफ जजिया टैक्स या इन प्लेस ऑफ जजिया टैक्स।
मुगलों को पूर्व मंडल तथा बदनौर परगने दिए गए थे। पूर्व मंडल एंड बदनौर परगनाज वर गिवन टू मुगल्स। मुगलों को पूर्व मंडल तथा बदनौर परगने दिए गए थे। पूर्व मंडल एंड बदनौर परगनाज वर गिवन टू मुगल्स। मुगलों को पूर्व मंडल तथा बदनौर परगने दिए गए थे। पूर्व मंडल एंड बदनौर परगनाज वर गिवन टू मुगल्स। कौन कौन से परगने दिए गए? पूर्व मंडल और बदनौर। अगला राजा लिखो, अमर सिंह सेकंड। मैं एक समझौता उतार रहा हूं, आप लिख लो ऐसा कैसा, फिर बात करेंगे। देबारी समझौता, देबारी एग्रीमेंट। देबारी उदयपुर में एक जगह पड़ती है। देबारी कहां पड़ता है? उदयपुर। तो वहां पर समझौता हुआ, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? देबारी समझौता, देबारी एग्रीमेंट 1708 में, 1708। मैं जैसा उतारूं वैसा वैसा लिख लो, फिर अपने बात करते हैं। देबारी समझौता, देबारी कहां पर जगह पड़ती है? उदयपुर में। कब हो रहा है देबारी में समझौता? राजस्थान की 3 बड़ी रियासतों के राजा मिलजुल कर समझौता कर रहे हैं। राजस्थान की एक रियासत है मेवाड़, जिसके राजा कौन है? अमर सिंह सेकंड। एक रियासत है मारवाड़, जिसके राजा कौन है? अजीत सिंह। एक रियासत है आमेर, आज का जयपुर का दो अपना, जिसके राजा कौन है? सवाई जय सिंह। ये तीनों मुगलों के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। किसके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं? मुगलों के। और मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह प्रथम। कौन है? तो कोई पूछेगा भाई देबारी समझौते में कौन कौन सी रियासतें एक साथ आई थी? मेवाड़, मारवाड़, आमेर। कौन कौन से 3 राजा एक साथ आए थे? अमर सिंह, अजीत सिंह, सवाई जय सिंह। किसके खिलाफ समझौता किया गया था? मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह प्रथम। सुनना बात, 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। किसकी डेथ होती है? 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ होती है तो औरंगजेब का बेटा राजा बनता है। बेटे का नाम है बहादुर शाह। क्या नाम है? अपने भाई को हरा के राजा बनता है। भाई का नाम था आजम। क्या नाम था? आजम को हरा के नया मुगल बादशाह बना। नया मुगल बादशाह कौन है? बहादुर। औरंगजेब की डेथ कब होती है? 1707। औरंगजेब 1707 तक जिंदा रहा और 1707 तक उसने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा नहीं बनने दिया। अजीत सिंह को जोधपुर उसने नहीं दिया। अजीत सिंह लड़ता ही रहा पूरी जिंदगी, लेकिन औरंगजेब ने उसे जोधपुर पे कब्जा नहीं करने। अजीत सिंह बेरोजगार चल रहा है। औरंगजेब जब मरा तो अजीत सिंह को लगा इसके बेटे से बात करते हैं। औरंगजेब का बेटा कौन है? बहादुर शाह। तो अजीत सिंह ने बहादुर शाह से बात की कि बहादुर शाह, तेरे पिताजी तो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, तेरे को भी लड़ाई रखनी है या हमें जोधपुर दे रहा है? तो उसने कहा लड़ाई रखनी है। तो अजीत सिंह ने कहा ठीक है। इसका मतलब बहादुर शाह भी अजीत सिंह को जोधपुर तो नहीं दे। बहादुर शाह अपने भाई को हरा के राजा बनता है। भाई का नाम क्या है? आजम। जब बहादुर शाह की और आजम की लड़ाई हुई तो सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया। सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? राजा कौन बन गया? तो बहादुर शाह सवाई जय सिंह से नाराज था, तो उसने आमेर पर अटैक किया, सवाई जय सिंह को हटाया और इसके छोटे भाई को राजा बना दिया, विजय सिंह। किसको बना दिया? कुल मिला के बहादुर शाह ने कहा कि तू मेरे भाई का साथ देगा तो मैं तेरे भाई का साथ दूंगा। तू मेरे भाई को राजा बनाना चाहता था, तू तो नहीं बना पाया, ला मैं तेरे भाई को राजा बनाता हूं। तो सवाई जय सिंह बेरोजगार। अजीत सिंह पहले से बेरोजगार। अजीत सिंह को चाहिए मारवाड़, सवाई जय सिंह को क्या चाहिए? आमेर। और मुगल बादशाह दोनों को यह देने के लिए तैयार नहीं। मुगल बादशाह कौन? तो अब अपनी सहायता कौन करे? तो दोनों मिलके गए मेवाड़ वालों के पास। मेवाड़ के राजा कौन है? और अमर सिंह जी को जा कहा कि अमर सिंह जी आप हमारी सहायता करो और हमें मारवाड़ और आमेर वापस दिलवाओ। उनका ठीक है दिलवाएंगे। किसके खिलाफ सहायता चाहिए? तो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़नी। तो उनका भाई हमारी तो मुगलों से संधि है। जय सिंह ने औरंगजेब के साथ संधि कर ली थी, उसके बाद मुगलों के साथ अच्छे रिलेशन थे इनके। इनका सर देख लो, आप हम भी तो रिश्तेदारी लगते हैं छोटे मोटे आपके, राजस्थान के, हमारा भी तो ध्यान रखो। तो अमर सिंह ने कहा ठीक है मैं तुम दोनों की सहायता कर दूंगा। अजीत सिंह को वापस दिलवा देंगे मारवाड़ और सवाई जय सिंह को वापस क्या दिलवा देंगे? आमेर। पर तुम दोनों को मारवाड़ और आमेर चाहिए क्योंकि तुम दोनों वहां से भगा दिए गए हो, तुम दोनों के पास में वो नहीं है, इसलिए तुम्हें मुगलों से लड़ना है। पर मैं मुगलों से क्यों लड़ूं? मेरा क्या फायदा इसमें? तो कि सर जब हमारे अच्छे दिन आएंगे तो आपके भी अच्छे दिन आएंगे, आपकी सहायता करेंगे। उन्होंने कहा तुम तो खुद ही अपनी सहायता नहीं कर पा रहे,
मेरी क्या सहायता करोगे कि सर देख लो अब यदि हेल्प करो तो अमर सिंह ने कहा मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बताओ? तो कहा मेरी एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी का नाम है चंद्रकंवर। क्या नाम है राजकुमारी का? चंद्रकंवर नाम की एक राजकुमारी है। कहा सर ठीक है बताओ क्या करना है? कहा सवाई जयसिंह को कहा कि तेरे को मेरी राजकुमारी चंद्रकंवर से शादी करनी पड़ेगी, तब मैं समझौता करूंगा। उसने कहा हो मैं तैयार हूं, पहले ब्याह करो, समझौता होता रहेगा, पहले ब्याह तो करवा। अरे यार रुक जा, पहले ये बता तेरे पहले से कितनी रानियां है? उसने कहा है 4-5 तो है। कहा हमें नहीं पता तेरे पहले से कितनी रानियां है, हम नहीं जानते पहले से तेरे कितने बेटे हैं या नहीं है। हमारी चंद्रकंवर का जो बेटा होगा वो आमिर का अगला राजा बनना चाहिए। मेवाड़ वाले एक बार वही शर्त रख रहे थे जो कभी मेवाड़ वालों के सामने रख दी गई थी कि हंसाबाई का बेटा मेवाड़ का क्या बनेगा? राजा। इस बार मेवाड़ वाले सियाने थे, मेवाड़ वालों का हमारी राजकुमारी का जो बेटा होगा आमिर का क्या बनेगा? राजा। सवाई जयसिंह का मुझे तो बनाओ राजा, मैं बनूंगा तो ही बेटे का नंबर आएगा। तो इस समझौते में 2 शर्तें थी कि सवाई जयसिंह और अजीत सिंह की तो सहायता करेंगे, और सवाई जयसिंह की शादी किसके साथ की जाएगी? चंद्रकंवर, और चंद्रकंवर का बेटा आमिर का क्या होगा? लिखो समझौते की शर्तें, कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट। ये उतार तो लिए, नाम तो उतार लिए थे ना आपने? समझौते की शर्तें, एक नंबर लगा के लिखो। अजीत सिंह तथा सवाई जयसिंह को, अजीत सिंह एंड सवाई जयसिंह, अजीत सिंह तथा सवाई जयसिंह को, अजीत सिंह एंड सवाई जयसिंह, अजीत सिंह तथा सवाई जयसिंह को उनके राज्य वापस दिलाने में सहायता की जाएगी। विल बी हेल्प टू गेट बैक दियर स्टेट्स, विल बी हेल्प टू गेट बैक दियर स्टेट्स, उनके राज्य वापस दिलाने में सहायता की जाएगी। विल बी हेल्प टू गेट बैक दियर स्टेट्स, उनके राज्य वापस दिलाने में सहायता की जाएगी। विल बी हेल्प टू गेट बैक दियर स्टेट्स। 2 नंबर लिखो। अमर सिंह सेकंड ने अपनी राजकुमारी चंद्रकंवर का विवाह, अमर सिंह सेकंड मैरिड हिज प्रिंसेस चंद्रकंवर, अमर सिंह सेकंड ने अपनी राजकुमारी चंद्रकंवर का विवाह, अमर सिंह सेकंड मैरिड हिज प्रिंसेस चंद्रकंवर, अपनी राजकुमारी चंद्रकंवर का विवाह सवाई जयसिंह से किया टू सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह से किया टू सवाई जयसिंह। अमर सिंह सेकंड मैरिड हिज प्रिंसेस चंद्रकंवर टू सवाई जयसिंह, अमर सिंह सेकंड ने अपनी राजकुमारी चंद्रकंवर का विवाह सवाई जयसिंह से किया, तथा यह निर्धारित किया गया एंड इट वॉज डिसाइडेड, तथा यह निर्धारित किया गया एंड इट वॉज डिसाइडेड, तथा यह निर्धारित किया गया एंड इट वॉज डिसाइडेड कि चंद्रकंवर का बेटा आमिर का अगला राजा होगा। दैट सन ऑफ चंद्रकंवर विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ आमिर, कि चंद्रकंवर का बेटा आमिर का अगला राजा होगा। दैट सन ऑफ चंद्रकंवर विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ आमिर, चंद्रकंवर का बेटा आमिर का अगला राजा होगा। सन ऑफ चंद्रकंवर विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ आमिर। अच्छा कई बार आप अखबारों में, ये समझौता तो हो गया, कई बार आप अखबारों में पढ़ते हैं कि नरेंद्र मोदी उदयपुर आए तथा उदयपुर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मेवाड़ की पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया। कभी आप अखबार में पढ़ते हैं कि राहुल गांधी ने चित्तौड़गढ़ में सभा की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पगड़ी बांधकर उनका अभिवादन किया। मेवाड़ जब भी आता तो पगड़ी का नाम आता है, जबकि अपने पश्चिमी राजस्थान में बांधते हैं साफे, है ना। यहां पर यह आएगा आपके कि भाई नरेंद्र मोदी का साफा बांधकर स्वागत किया गया, तो वहां आएगा कि पगड़ी, इसका मतलब मेवाड़ के लोग क्या बांधते हैं? पगड़ियां। ये पगड़ियां अमर सिंह के टाइम से बंधनी शुरू हुई बड़े तौर पर। मेवाड़ की पगड़ी जो पहचान बनी मेवाड़ की, कौन किस राजा के टाइम से बनी? अमर सिंह। इसलिए उस पगड़ी का नाम ही है अमर शाही पगड़ी। क्या नाम है? अमर सिंह के टाइम में पगड़ियां पॉपुलर हुई, इसलिए नाम क्या पड़ गया? तो कोई पूछेगा अमर शाही पगड़ियां कौन सी रियासत में बांधी जाती थी? मेवाड़। अब कोई पूछ लेकिन पगड़ियों को अमर शाही क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमर सिंह सेकंड के टाइम में बंधने लगी। आई बात समझो, लाइन चेंज कर, समझौते की बात हो गई। मेवाड़ में अमर शाही पगड़ियां लोकप्रिय हुई थी। अमर शाही टर्बन्स बिकेम पॉपुलर इन मेवाड़। मेवाड़ में अमर शाही पगड़ियां लोकप्रिय हुई थी। अमर शाही टर्बन्स बिकेम पॉपुलर इन मेवाड़। मेवाड़ में अमर शाही पगड़ियां लोकप्रिय हुई थी। अमर शाही टर्बन्स बिकेम पॉपुलर इन मेवाड़। साफा और पगड़ी सेम नहीं होते? मैं साफे में सुरंगा लटकता है पीछे। हाँ, पाग पाग पगड़ी एक ही बात होती है। पाग का दो, पगड़ी का दो। लोकल भाषा में आप पाग बोल देते हो, वो पगड़ी होती है। तो कौन सी पगड़ियां लोकप्रिय हुई? अमर। इनको बांधने का तरीका बड़ा अटपटा था, इसलिए पगड़ियों का नाम ही पड़ा अटपटी पगड़ी। क्या नाम पड़ा? कोई पूछेगा अटपटी पगड़ियां कौन सी रियासत में बांधते थे? कौन सी रियासत में? लिख लो कोष्टक में अटपटी पगड़ी। अंग्रेजी में अटपटी लिख लेना, कॉम्प्लिकेटेड टर्बन मत कर लेना। अटपटी पगड़ी। अगला राजा लिखो, संग्राम सिंह सेकंड। अगला राजा कौन है? संग्राम सिंह सेकंड। पहला संग्राम सिंह तो संगा हो गया आपके, ना।
अच्छा, राज सिंह पूरी जिंदगी औरंगजेब से लड़ते रहे, लेकिन राज सिंह का बेटा था जय सिंह, उसने औरंगजेब से क्या कर ली? संधि। जय सिंह का बेटा अमर सिंह, उसने वापस संधि तोड़ दी। क्योंकि यदि आप देबारी समझौता कर रहे हो, इसका मतलब मुगलों के खिलाफ लड़ रहे हो, और मुगलों के खिलाफ लड़ने का मतलब है कि मुगलों से जो संधि हुई है वो टूट गई, तो मुगलों को गुस्सा है। मुगलों का बादशाह कौन है? बहादुर शाह। और बहादुर शाह ने कहा अच्छा यार ये ठीक है, हमने मेवाड़ वालों से, हमारे पिताजी औरंगजेब ने संधि कर ली थी, और संधि करने के बाद हमने मेवाड़ वालों को कहा था कि तुम जजिया के बदले में हमें 3 परगने दोगे, पूर्व मांडल और बदनौर। कौन कौन से परगने? लेकिन औरंगजेब ने कल लिखे थे कि पूर्व मांडल बदनौर दो, न तो मेवाड़ वालों ने दिए और ना औरंगजेब ने लिए। मैं तो मेवाड़ वालों ने मुगलों को खूब बावड़ा बनाया। मैं संधि में कहा गया 1000 घोड़े देंगे, इन्होंने कभी नहीं दिए, है ना। इन्होंने संधि के अंदर कहा कि हम तुम्हें कौन से देंगे? पूर्व मांडल और बदनौर, इन्होंने कभी नहीं दिए। और मुगल भी कभी लेते नहीं थे, क्योंकि मुगलों को पता था ये लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और अपने जैसे शक्ति दिखाएंगे तो ये कहेंगे आ जाओ लड़ी लो। फिर अब बढ़ने दो, कौन लड़े यार डेली डेली वहां पे जाके। तो बहादुर शाह गुस्सा है, बहादुर शाह ने कहा मैं पूर्व मंडल और बदनौर लूंगा। अमर सिंह मर गया, अमर सिंह मरते उसका बेटा राजा बना। बेटा कौन है? और उसने संग्राम सिंह के पास मैसेज किया कि संग्राम सिंह, मेरे पिताजी औरंगजेब के साथ संधि हुई थी, उसमें लिखा हुआ है कि पूर्व मंडल तथा बदनौर जजिया के बदले में किसको दिए जाएंगे? मुगलों को। और तेरे बाप ने संधि तोड़ दी, इतने दिन हमने नहीं लिए लिहाज के मारे, लेकिन अब हम लेंगे, तो तू हमें पूर्व मंडल और बदनौर दे। संग्राम सिंह ने कहा कब दिए थे? ऐसी कोई बात नहीं भी, हमारे पास सोचा कुछ नहीं, ये साफ साफ मुकर के हम नहीं देंगे। तो बहादुर शाह का लेने तो आते हैं मुझे, मैं आक्रमण करूंगा और आक्रमण करके तुमसे ले लूंगा। इधर से वापस संग्राम सिंह ने समाचार भिजवाया कि तू आक्रमण करके लेने की बात कर रहा है, तू तो अजमेर क्रॉस करके दिखा दे। अजमेर क्रॉस करने के बाद मेवाड़ की जितनी जमीन में घुस जाएगा अंदर, युद्ध की हार जीत तो बहुत अलग है, जितनी जमीन में अंदर आ जाएगा वो जमीन दे देंगे तेरे को। तो बहादुर शाह ने कहा तो मैं आ रहा हूं। ये अजमेर सामने ही चले गए। अजमेर में एक जगह पड़ती है बंधनवाड़ा। कौन सी जगह? बंधनवाड़ा के अंदर युद्ध होता है मेवाड़ के मुगलों के बीच में। कौन सी जगह पे होता है? 1711 की बात है। कब की बात है? मुगलों को ढंग से हराते हैं, अजमेर क्रॉस नहीं करने दिया था। मुगलों का सेनापति मार दिया गया था, रणबाज खान। कौन सेनापति था? कोई पूछेगा आपसे कि पूर्व मंडल और बदनौर परगनों के लिए कौन सी लड़ाई हुई थी, लिखो, हेडिंग डालो, बंधनवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बंधनवाड़ा। अजमेर में पड़ता है बंधनवाड़ा, बंधनवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बंधनवाड़ा। लड़ाई कहां हुई? समझौता ही तो है अभी, लड़ाई आगे करेंगे, थोड़े दिन रुक जाओ आप। सुबह सुबह लड़ाई नहीं करते, बंधनवाड़ा कर लो, यही ठीक है आपने। तो बंधनवाड़ा कहां पर पड़ता है? अजमेर। बंधनवाड़ा का युद्ध कब हो रहा है? कौन से 3 परगनों को लेके? लिख लो, कारणपुर मंडल तथा बदनौर परगने। कारणपुर मंडल तथा बदनौर परगने। पूर्व मंडल तथा बदनौर परगने। लिखो नीचे लिखो, इस युद्ध में मुगल सेना को हराया गया था। मुगल आर्मी वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल। इस युद्ध में मुगल सेना को हरा दिया गया। मुगल आर्मी वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल। मुगल सेनापति बराबर रणबाज खान, मुगल कमांडर बराबर लिख लो रणबाज खान, याद रहेगा भाई। इस युद्ध में मुगलों का सेनापति कौन आया था? रणबाज खान। कौन था सेनापति मुगलों का? रणबाज खान। कौन सा राजा पढ़ रहे हैं हम? संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड ने कौन से युद्ध में मुगलों को हराया? उसमें मुगलों के कौन से सेनापति को हराया? कौन से 3 परगनों को लेके? एक दिन राजा संग्राम सिंह की राजकुमारी सुबह सुबह राजा के पास आई, उसने कहा पिताजी रात को मैंने एक सपना देखा, सपने में मैं बहुत सुंदर एक बगीचे में घूम रही हूँ, उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए, बहुत सुंदर सुंदर फाउंटेन्स लगे हुए, और मैं अपनी सहेलियों के साथ घूम रही हूँ। राजकुमारी सपना देखे और सपना पूरा नहीं हो, फिर राजकुमारी किस बात की? पापा की परी तो तभी होगी जब सपने सच हो जाए। और राजा ने वैसा वैसा एक बगीचा बनवाया जिसमें उतने ही सुंदर फव्वारे और उतने ही सुंदर उसने फूल लगवाए। उसमें राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ घूमती, इसलिए बगीचे का नाम है सहेलियों की बाड़ी। क्या नाम है? तो सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर। किसने बनवाया था? संग्राम सिंह सेकंड। उसमें आप अकेले नहीं घूम सकते, आपके साथ में क्या होनी चाहिए? स्टैग एंट्री बैन है भाई साहब, लिखो। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड सहेलियों की बाड़ी एट उदयपुर। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड सहेलियों की बाड़ी एट उदयपुर। उदयपुर में किसका निर्माण करवाया था? सहेलियों की बाड़ी। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। संग्राम सिंह सेकंड की जो माता जी थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने एक बार संग्राम सिंह सेकंड को कहा कि मुझे एक शिव जी का मंदिर बनवा के दे। उदयपुर के पास में गांव पड़ता है सिसारमा। कौन सा गांव है? यहां सिसारमा में शिव जी का मंदिर बनवाया गया। कौन से भगवान जी का? भगवान शिव का एक नाम है वैद्यनाथ।
क्या नाम है? तो उस मंदिर का नाम क्या पड़ गया? वैद्यनाथ मंदिर। क्या नाम पड़ गया? अच्छा, कोई मंदिर में अलमारियां बनवाएंगे, उनके पास अभिलेख होंगे, ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसाएं होती है, क्या कहलाते हैं? ये जो वैद्यनाथ वाली प्रशस्ति है, इसका जो राइटर था, उस राइटर का नाम था रूप भट्ट। क्या नाम था? आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो, आप एक चीज समझे होंगे कि ये प्रशस्तियां लिखने का काम भट्ट करते हैं, है ना? इसलिए हम पढ़ते हैं कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी? महेश भट्ट। कल हम पढ़ रहे थे जगदीश मंदिर वाली प्रशस्ति किसने लिखी? कृष्ण भट्ट। अभी अभी हम पढ़ रहे थे राज प्रशस्ति किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट। किसने लिखी? और ये वैद्यनाथ वाली प्रशस्ति किसने लिखी? लिखो। सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वैद्यनाथ टेम्पल एट सिसारमा। उदयपुर में जगह है, शिव जी का मंदिर है। सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वैद्यनाथ टेम्पल एट सिसारमा। सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वैद्यनाथ टेम्पल एट सिसारमा। सिसारमा में कौन सा मंदिर बनवाया? वैद्यनाथ। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वैद्यनाथ टेम्पल एट सिसारमा। कहां पर बनवाया? सिसारमा में। कौन सा मंदिर? नीचे लिखो, वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक बराबर रूप भट्ट, राइटर ऑफ वैद्यनाथ थियोलॉजी, या वैद्यनाथ प्रशस्ति। वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक, राइटर ऑफ वैद्यनाथ थियोलॉजी। वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक कौन है? रूप भट्ट। अच्छा, राजा अपनी प्रशंसा तो करवाएगा। राजा ने थोड़े दिन पहले मुगलों को एक युद्ध में हराया, बताओ कौन से युद्ध में? बंधनवाड़ा। कौन से युद्ध में? तो इस प्रशस्ति से कौन से युद्ध की जानकारी मिलती है? देख लो, इस प्रशस्ति से बंधनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। दिस यूलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ बंधनवाड़ा। इस प्रशस्ति से बंधनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। दिस यूलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ बंधनवाड़ा। बंधनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। अच्छा देख लो, मुगलों को मेवाड़ वालों ने आराम से हरा दिया, मतलब अजमेरी क्रॉस नहीं करने दिया। इसका मतलब मुगल शक्तिशाली हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं? और जब मुगल कमजोर हो रहे थे तो मुगलों की जगह लेने के लिए एक नई शक्ति भारत में उभर रही थी, मराठे। कौन उभर रहे थे? और मराठों के और मुगलों के बीच में लड़ाई चल रही है मालवा में। कहां चल रही है? मालवा पैसे वाली जगह थी। जो भी भारत में राज करेगा वो कहां पे कब्जा करना चाहेगा? मालवा। मालवा पे अब तक कब्जा था मुगलों का, लेकिन अब उस कब्जे को छीन के वहां कौन आने चाहते हैं? मराठे। मुगलों की तरफ से जो कमांडर लड़ रहा था वहां पे, वो है सवाई जयसिंह। वो कौन है? मुगलों ने किसके साथ संधि कर रखी है? सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह मुगलों की तरफ से क्या संभाल रहा है? मालवा। इसका मतलब मुगलों की तरफ से मराठों से कौन लड़ेगा मालवा में? सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह वहां मराठों से लड़ाई तो कर रहा था, लेकिन सवाई जयसिंह हार गया। तो अब मराठों ने कहां पर कब्जा कर लिया? मालवा। और मराठों ने जैसे ही मालवा पे कब्जा किया तो अब मराठों की सीमा मेवाड़ के टच हो गई। कि मालवा और मेवाड़ दोनों एडजॉइनिंग है एकदम, तो एकदम अब मराठे और मेवाड़ आपस में मिलने लगे भाई। ये इधर आपका मेवाड़ और यहां पर मालवा पड़े, मालवा में आ गए मराठे, मराठे जैसे मालवा में आए तो उनके टच में क्या आ गया? इधर अपना मेवाड़। मराठे अपने पड़ोस में जो भी राज्य हुआ करते, उन राज्यों से टैक्स लेते, उस टैक्स को बोलते चौथ। टैक्स को क्या बोला करते? अपने पड़ोस में जो भी कोई राजा होता उसको जाके मराठे कहते कि भाई तेरे साल का टैक्स कितना आता है? उसने कहा 1 लाख रुपए आता है। कहा 25,000 हमें दे। तो भाई तुम्हें किस बात के 25,000 दूं? तो मराठे कहते कि हम तेरी सुरक्षा करेंगे। हम तेरी क्या करेंगे? सुरक्षा। तो वो पूछता भाई किससे करोगे मेरी सुरक्षा? तो मराठे कहते हमसे, हम दोबारा नहीं आएंगे। तो मराठे सुरक्षा के नाम पे एक टैक्स लेके जाया करते, उस टैक्स को क्या बोलते? हम चौथ क्यों है? चौथाई। कितना लिया जाता था? 1/4, 1/4 लिया जाता था, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? चौथ। पर ये ऐसा कोई सुरक्षा का टैक्स नहीं, ये लूटपाट है। वास्तव में क्या थी? मराठे भले ही कहते कि हम तो चौथ ले रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ करती थी? लूटपाट। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आरएस में सिलेक्शन होगा तो एसडीएम नहीं बनेंगे, डिप्टी बनेंगे डायरेक्ट? जो उधर एसडीएम नहीं जाना चाहते, पुलिस में जाना चाहते हैं, बस 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस इतने ही लोग, बाकी सब डरपोक हो रहे। डर लगता है तुम्हें? क्यों नहीं जाना चाहते बाकी पुलिस में? एसडीएम बनना है? कि सर पता ही नहीं है कहां जाना है सर। सर आपने आज पूछा तो है, वरना हम तो खुद से भी नहीं पूछ पाते कहां जाना है। सुबह उठ के अपने आप कोचिंग आ जाते हैं सर, कोचिंग से वापस घर चले जाते हैं। हमारी जिंदगी का कोई भी उद्देश्य नहीं। ज्यादातर लोग एसडीएम ही बनना चाहते हैं। आरएस की सबसे बड़ी पावर वाली पोस्ट वही होती है, तो सब एसडीएम जाना चाहते हैं। फिर भी कई लोगों को लगता है कि नहीं मैं पुलिस में जाऊंगा। तो आप सारे क्या बनोगे? डिप्टी बनोगे, आरपीएस बनोगे। जब आप आरपीएस बनोगे तो कभी हो सकता है अपने ऑफिस के अंदर बैठे हो और आपको कोई आपके नीचे का जो भी अधिकारी है वो आके कहे कि सर अभी अभी संगंदर से 5 लड़कों को पकड़ के लाए हैं। क्या कर रहे थे? अरे सर दारू पिए हुए थे और उधर ट्रकों को रुका रुका कर रहे थे, बोतल के पैसे दे जाओ। कई बार अखबार के अंदर आता है होली के दिन नशे में धुत युवकों ने वाहनों को रोककर उनसे जबरदस्ती रुपए लूटे। आता है अखबार में, लो 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 इधर तो टोल दो रे, बोतल वाले पैसे देके जाओ। कई बार लड़के करना शुरू कर देते हैं। आप अपने अधिकारी को फटे मारो 4 इनको और केस बनाओ इन पे, तंग करते हैं फालतू में। वो जो केस बनेगा उसके अंदर आप लिखोगे कि 5 युवकों को चौथ वसूली करते गिरफ्तार किया। क्या वसूली करते गिरफ्तार किया? आज भी वह पैसा जो किसी से जबरदस्ती ले लिया जाए उसको चौथ बोलते हैं, क्योंकि मराठे पैसा कैसा लिया करते थे? जबरदस्त।
मराठे तो 1/4 लेते, इसलिए चौथ कहते। अब 1/4 नहीं, अब तो हो सकता है किसी ने 100 लियो, 500, 1000, कितने भी ले सकता है, 1 करोड़ लियो, 5 करोड़ लियो किसी को धमका के, लेकिन आज भी बोलते क्या है इसको, चौथ। तो जब मराठों ने मालवा पे कब्जा किया तो मराठों ने मेवाड़ से चौथ ली। मेवाड़ में उस टाइम राजा कौन है आपका, संग्राम सिंह सेकंड। कोई पूछेगा कि मेवाड़ से मराठों ने चौथ कौन से राजा के टाइम में ली थी, लिखो, मराठों ने मेवाड़ से चौथ वसूल किया। मराठास कलेक्टेड चौथ फ्रॉम मेवाड़। मराठों ने मेवाड़ से चौथ वसूल किया। मराठास कलेक्टेड चौथ फ्रॉम मेवाड़। मराठों ने मेवाड़ से चौथ वसूल किया। कहां से चौथ ले गए वो, मेवाड़ से। कौन ले गए चौथ मेवाड़ से, अच्छा। मराठों ने जब मालवा पे कब्जा किया तो कौन से कमांडर को, मुगलों के कौन से कमांडर को हराया उन्होंने, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह अब आता है मेवाड़। सवाई जय सिंह मेवाड़ वालों को जमाई है, चंद्रकमर के साथ शादी हो रखी। सवाई जय सिंह मेवाड़ आया संग्राम सिंह सेकंड के पास, और उसने संग्राम सिंह सेकंड को कहा कि संग्राम सिंह जी, एक बात कान खोल के सुन लो, मराठों के खिलाफ अकेले अकेले लड़ेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। आप अकेले थे, मराठे आपसे चौथ ले गए। मैं अकेला था, मालवा में उनसे हार गया। बूंदी के अंदर मराठे तंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बूंदी का राजा बनेगा दलेल सिंह, और मराठे कह रहे हैं बूंदी का राजा बनेगा उमेद, और ये मराठे सबको तंग करेंगे। इसलिए जब तक मराठों के खिलाफ मिलजुल कर नहीं लड़ेंगे तब तक मराठों के खिलाफ पार नहीं पड़ेगी, शक्तिशाली ज्यादा है। इसलिए संग्राम सिंह जी, एक मीटिंग करने की आवश्यकता है, एक बैठक बुलाने की आवश्यकता है, इसमें सारे राजा बैठे और ये प्लान करें कि मराठों के खिलाफ कैसे लड़ना है और कैसे नहीं लड़ना है। संग्राम सिंह का बात तो सही है, बुलाओ मीटिंग, सर आप बुलाओ, आप मेवाड़ के राणा जी हो, आपके नाम पर लोग इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे। इसलिए संग्राम सिंह जी ने राजस्थान के सारे राजाओं को लेटर लिखे कि अपने सबको एक मीटिंग करनी है मराठों के खिलाफ। किसके खिलाफ करनी है, और सारे हमारे मेवाड़ में आ जाओ, यहां पर बैठ के बात करेंगे। और भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती थी हुरडा, कौन सी जगह थी, सारे हुरडा में आ जाओ, हुरडा में मीटिंग करेंगे किसके खिलाफ, मराठों के खिलाफ। कि कौन मीटिंग करेंगे, राजस्थान के सारे राजा। ये कौन बुला रहा है, मास्टरमाइंड कौन है, ये कहने वाला कौन है, सवाई जय सिंह। हुरडा में सारे इकट्ठे होंगे 17 जुलाई 1734 को। कब इकट्ठे होंगे, 17 जुलाई 1734। कहां पे इकट्ठे होंगे, इसके खिलाफ। कौन इकट्ठे होंगे, राजस्थान के राजा। कब इकट्ठे होंगे, कहां पे इकट्ठे होंगे, और तारीख दे दी, स्थान तय कर लिया, सब कुछ तय कर लिया। पर हायरी किस्मत, 17 जुलाई 1734 को हुरडा में मीटिंग होनी थी, उसे थोड़े दिन पहले संग्राम सिंह जी मर गए। मीटिंग बुलवाने वाला बंदा कौन, संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह ही मर गए। तो उनके बेटे के टाइम में मीटिंग हुई, उनका बेटा था जगत सिंह। क्या नाम था, लिखो, जगत सिंह सेकंड। हेडिंग डालो, हुरडा सम्मेलन, हुरडा कॉन्फ्रेंस। हुरडा भीलवाड़ा में जगह पड़ती है, हुरडा कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। हुरडा कॉन्फ्रेंस कब बुलाएगी, बताओ देंगे दोबारा, 17 जुलाई 1700। हुरडा कहां पे पड़ता है, हुरडा कॉन्फ्रेंस, हुरडा समिट, जो लिखना चाहो लिख लो। हुरडा सेशन, लिखो, नीचे एक लाइन लिखो, यह राजस्थान के राजपूत राजाओं का मराठों के खिलाफ एक सम्मेलन था। यह राजस्थान के राजपूत राजाओं का मराठों के खिलाफ एक सम्मेलन था। इट वॉज ए समिट ऑफ राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान अगेंस्ट मराठाज। यह राजस्थान के राजपूत राजाओं का मराठों के खिलाफ एक सम्मेलन था। इट वॉज ए समिट ऑफ राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान अगेंस्ट मराठाज। यह राजस्थान के राजपूत राजाओं का मराठों के खिलाफ है सम्मेलन। कौन कौन राजा गए थे, मैं लिस्ट बना रहा हूं लंबी चौड़ी, आप उतार लीजिए, बाद में बात करेंगे अपने, एक बार साथ साथ में उतारना। अरे बातें मत करो इधर वाले।
कौन कौन है बताओ। देखे मेवाड़ में तो जिस राजा के टाइम में हो रही है वो राजा होगा, किस राजा के टाइम में हो रही है, जगत सिंह। आमेर का सवाई जय सिंह मास्टरमाइंड है, वो जाएगा। मारवाड़ से कौन गया, अभय सिंह। और नागौर से कौन गया, भगत सिंह। ये दोनों सगे भाई हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं। किसके बेटे हैं, मारवाड़ वाला जो अजीत सिंह है, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन वाला, उस अजीत सिंह के बेटे हैं। अपने बाप को मार के राजा बने, अजीत सिंह को मारा, अजीत सिंह को मार के अभय सिंह तो राजा बन गया मारवाड़ का, और भगत सिंह कहां का राजा बन गया, नागौर। इधर आपके बीकानेर से कौन गया, जोरावर सिंह। बूंदी में सवाई जय सिंह किसको सपोर्ट कर रहा था, दलेल सिंह, तो बूंदी से कौन आएगा, दलेल सिंह। किशनगढ़ से राज सिंह, कोटा का दुर्जन साल, और करौली का गोपाल। सारे इकट्ठे हो गए, मराठों के खिलाफ मीटिंग करनी है। अब बात आएगी सभी सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बने। सवाई जय सिंह को यह लगता था कि यार ये बात करने वाला तो मैं हूं, मैंने ही कहा था इस प्रकार की मीटिंग की जाए, तो अध्यक्ष मैं बनूंगा। फिर सवाई जय सिंह को यह लगता था कि यार संग्राम सिंह जी यदि जिंदा होते तो अध्यक्ष कौन बन जाते, संग्राम सिंह जी, और संग्राम सिंह जी तो मर गए, तो अब तो ऑब्वियस सी बात है मैं हूं। तो जैसे बात आई भाई अध्यक्ष किसको बनाया जाए, सवाई जय सिंह खड़ा हो गया, उसने कपड़े वपड़े झाड़ लिए, तो उसने कहा इसमें क्या पूछना, मैं ही बनूंगा। इधर अभय सिंह बैठा था, अभय सिंह का बैठ जा, तू अकेला फेयर एंड हैंडसम थोड़ी लगाता है, मर्दों वाली क्रीम सबके पास है भाई साहब, हम भी उसे नहीं लगाते हैं। तो ये दोनों अध्यक्ष के लेके इनके बीच नाता नहीं होगी, किसके बीच में, सवाई जय सिंह और अभय। अभय सिंह और भगत सिंह दोनों अपने बाप को मार के राजा बने थे। सवाई जय सिंह ने अपने बेटे को मार दिया था। सवाई जय सिंह का एक बेटा था शिव सिंह, क्या नाम था, उसको मार दिया था। तो वहां एक कवि बैठे थे, उन कवि ने जब देखा कि सवाई जय सिंह और अभय सिंह लड़ रहे हैं, कौन कौन लड़ रहे हैं, तो उन कवि ने बैठे बैठे कहा कि इत जयपुर इत जोधपुर। सवाई जय सिंह कहां का राजा, जयपुर, तब तक जयपुर बस गया था, आमिर मतलब जयपुर। इत जयपुर इत जोधपुर की, यहां जयपुर और यहां कौन है, जोधपुर। दोनों थापो थाप, दोनों आपस में एक दूसरे क्या मारने के लिए तैयार हो गए हैं, थप्पड़ मारने के लिए। इत जयपुर इत जोधपुर, दोनों थापो थाप। सवाई जय सिंह कछवाहा वंश का राजा था, कौन से वंश का था, और कछवाहों को एक नाम और बोलते हैं, कुरम। क्या बोलते हैं, कुरम। तो उसने कहा भाई ये कुरम तो अपने मार के हैं बेटे को। सवाई जय सिंह किसको मार के आया था, बेटे को। अभय सिंह ये राठौड़ वंश के राजा थे, और राठौड़ों को बोला करते थे कमधज। क्या बोला करते, कछवाहों का तो एक और नाम क्या था, कुरम, और राठौड़ों को क्या बोला करते। तो उसने कहा इत जयपुर इत जोधपुर, दोनों थापो थाप, कुरम मारियो दीकरो। दीकरा मतलब होता है बेटा, दीकरा मतलब क्या होता है, कुरम मारियो दीकरो, मतलब कछवाहे ने तो क्या मारा, अपना बेटा। कमधज मारियो बाप, और कमधज ने किसको मार दिया आपने, तो हो तो दोनों ही बेलखने रहे। अध्यक्ष और बनोगे, तो दोनों चुपचाप बैठ गए। तो अब अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो जगत सिंह सेकंड। तो बाद में अध्यक्ष कौन बनाया गया इसका, तो बिल्ली के बाग का छिंका टूटा। जगत सिंह जी राजा बने, जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुए थे, फिर भी राजस्थान के सारे राजाओं का अध्यक्ष किसको बनाया गया। अभी थानेदार वाले एग्जाम में क्वेश्चन था कि हुरड़ा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन सा राजा था, तो कौन सा राजा था, तो जगत सिंह सेकंड के आगे लिख लो अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ज्यादा अच्छा शब्दों का ही लिख लो कि हुरड़ा सम्मेलन का चेयरपर्सन कौन था, तो कौन था, जगत सिंह सेकंड। लोगों ने कहा बैठो बैठो यार, अपने बात तो ये करना है कि मराठों के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, अपने तो आपस में लड़ने लगे, ये क्या तरीका, बैठो सारे और बैठ के बातचीत करते हैं। तो डिसीजन लिए गए कुछ। क्या डिसीजन लिया गया, एक तो ये कि आज के बाद मराठे किसी भी राज्य पर हमला करेंगे तो बाकी उसकी सहायता करेंगे। मान लो मराठों ने हमला कर दिया बूंदी, तो बाद में जयपुर जोधपुर कोटा किशनगढ़ करौली सब किसकी हेल्प करने के लिए जाएंगे, बूंदी। मराठों ने हमला कर दिया जयपुर, तो जोधपुर उदयपुर कोटा बूंदी किशनगढ़ सिरोही ये सारे किसकी हेल्प करने के लिए जाएंगे, जयपुर। सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की क्या करेंगे, सहायता। लिखो सम्मेलन के निर्णय, डिसीजन ऑफ समिट, सम्मेलन के निर्णय, डिसीजन ऑफ समिट, सम्मेलन के निर्णय, डिसीजन ऑफ समिट। एक नंबर लगा के लिखो, सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। ऑल किंग्स विल बी हेल्प्ड ईच अदर अगेंस्ट मराठास। सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। ऑल किंग्स विल बी हेल्प्ड ईच अदर अगेंस्ट मराठास। सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। ऑल किंग्स विल बी हेल्प्ड ईच अदर अगेंस्ट मराठास। सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की क्या करेंगे। फिर लोगों ने कहा यार मराठे अटैक करेंगे तब अपने सहायता करेंगे, इससे अच्छा अपने मराठों पे अटैक कर दें, वेट क्यों करें मराठों का, अभी मराठों पे अटैक कर देते हैं। कहा यार ये वाला प्लान सही। कहां बैठे हैं मराठे आजकल, मराठों ने कब्जा कहां कर रखा, मालवा, और मालवा में मराठों का जो अड्डा था वो अड्डा था रामपुरा। कौन सी जगह, रामपुरा नाम की जगह पे मराठे बैठे हैं। तो कहा रामपुरा पर अटैक करते हैं, मराठों को मालवा से उखाड़ फेंकते हैं, मराठे राजस्थान के पास ही नहीं रहेंगे तो हमला कैसे करेंगे अपने। यार ये वाला प्लान एकदम सही। फिर किसी ने रुको रुको रुको, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, तो क्या करें, तो अब क्या करें, तो कहा बरसात, बरसात शुरू हो रखी है। क्या शुरू हो रखी है, बरसात शुरू हो रखी है, तो बरसात के दिनों में हमला नहीं किया जाएगा, बरसात खत्म हो जाए उसके बाद में क्या करेंगे अपने, हमला करेंगे। तो ठीक है, तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद में हमला कहां पर किया जाएगा, किसके खिलाफ, 2 नंबर लिखो। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद आफ्टर रेनी सीजन, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद आफ्टर रेनी सीजन रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। बैटल विल बी टेकन प्लेस।
A battle will be taken place at Rampura against Marathas. A battle will be taken place at Rampura against Marathas. रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा. A battle will be taken place at रामपुरा अगेंस्ट मराठास. लिखो सम्मेलन के प्रभाव. यह सम्मेलन के निर्णय. लिखो सम्मेलन के प्रभाव. इंपैक्ट ऑफ समिट. हालांकि भाई साहब युद्ध हुआ, वर्षा ऋतु समाप्त हुई, रामपुरा में लड़ने के लिए गए, लड़ने के लिए बेचारा अकेला गया सवाई जय सिंह, और किसी भी राजा ने उसके साथ में अपनी सेना, एक कोटा वाले दुर्जन साल ने जरूर सेना भेजी छोटी मोटी, बाकी किसी भी राजा अपनी सेना भेजने के लिए भी तैयार नहीं. राजाओं में आपस में ईगो इतना ज्यादा था कि कोई भी राजा दूसरे राजा के झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार नहीं था. तो सेना भेजी नहीं, अकेला सवाई जय सिंह लड़ा, हार के बेचारा वापस आ गया. इसका मतलब हुरडा सम्मेलन सफल हुआ या असफल हुआ? क्योंकि राजाओं में आपस के अंदर ही क्या चल रहे हैं, मतभेद है उनमें. लिखो, एक नंबर लगा के लिखो. राजाओं के आपसी मतभेदों के कारण, ड्यू टू इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ किंग्स. राजाओं के आपसी मतभेदों के कारण, ड्यू टू इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ किंग्स, हुरडा सम्मेलन असफल हो गया था. हुरडा कॉन्फ्रेंस बिकेम अनसक्सेसफुल. हुरडा सम्मेलन असफल हो गया था. हुरडा कॉन्फ्रेंस बिकेम अनसक्सेसफुल. पर एक अच्छी बात हुई कि खानवा के बाद पहली बार राजस्थान के राजा एक होके तो बैठे, वरना खानवा के बाद राजस्थान के राजा कभी भी किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ एक झंडे के नीचे आने के लिए तैयार है. पहली बार बात तो की कम से कम. तो लिखो दूसरा बात, लिखो पॉजिटिव बात लिखो. खानवा युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ खानवा, खानवा युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ खानवा, पहली बार फर्स्ट टाइम राजस्थान के राजपूत राजाओं में किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ एकता दिखाई दी. यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल पावर. राजस्थान के राजपूत राजाओं में किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ एकता दिखाई दी. यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल पावर. राजस्थान के राजपूत राजाओं में किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ एकता दिखाई दी. यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल पावर. किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ क्या दिखाई दी? एकता दिखाई दी. ये तो हुरडा सम्मेलन की बात. दो बातें और लिखते हैं. ये जो जगत सिंह फर्स्ट था, उसने बनवाया था जग मंदिर, पढ़ा था हमने. जगत सिंह सेकंड ने एक महल बनवाया, इस महल का नाम था जगत निवास. क्या नाम था महल का? हुआ यह था कि जगत सिंह सेकंड के पिताजी कौन थे? संग्राम सिंह. तो इसने संग्राम सिंह को एक बार जाकर कहा कि पिताजी मुझे पिकनिक मनाना है थोड़े दिन, तो मुझे जग मंदिर की चाबियां दो, मैं जग मंदिर में जाकर रहूंगा. झील के बीचों बीच जग मंदिर, सुंदर सा महल. संग्राम सिंह सेकंड ने इसको जग मंदिर में रहने को परमिट नहीं किया, और उन्होंने कहा उठता दिन में तुम 12 बजे घूमना, तेरे को जग मंदिर है. भाई साहब, जो जग मंदिर में घूमते हो अपने जग मंदिर खुद बनाते हैं. तो जगत सिंह जब राजा बना तो उसके मन में था यार मेरे को जग मंदिर की चाबियां नहीं मिली थी. तो जब राजा बना तो उसने जग मंदिर से भी सुंदर महल झील के पास में बनवाया. उस महल का नाम क्या है? लाइन चेंज कर लिखो. हुरडा सम्मेलन की बातें होगी. उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण करवाया था. ही बिल्ट जगत निवास पैलेस एट उदयपुर. उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण करवाया था. ही बिल्ट जगत निवास पैलेस एट उदयपुर. कौन से महल का निर्माण करवाया था? जगत निवास महल का निर्माण करवाया था. एक लिख लो, दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर नेकराम, और नेकराम की बुक का नाम है जगत विलास. नेकराम, और नेकराम की बुक का नाम क्या? जगत विलास. तो महल का नाम तो जगत निवास, और बुक का नाम क्या? एक राजा और लिखो, लास्ट राजा, फिर मेवाड़ खत्म ही करते हैं. भीम सिंह. और मैं जैसा एक बार बोर्ड पे लिख रहा हूं वैसा वैसा उतार लो, बाद में अपने अभी बात करेंगे. राजा का नाम लिख लो भीम सिंह, और मैं जैसा उतारू वैसा उतार लो.
विजय सर की क्लास? कौन से विजय सर की? ऊपर दिग्विजय सर ले रहे हैं, मेरी लगेगी विजय सर की क्लास। हाँ तो क्या करूं? कदे विजय सर को थोड़ी देर वेट कर ले एक बार। आगे विजय सर है, बाहर खड़ा हो जा रहा, तू सब पता है मेरे को। उतार लिया? फटाफट उतारो, तुम यूं सच में सगाई करने में लग जाते हो। पूरा लिखोगे यूं, चिरंजीव सौभाग्यवती कांक्षिणी लगन मुहूर्त और लिख दो तुम सर। एक रियासत है मेवाड़, और मेवाड़ का राजा कौन है? भीम सिंह। और भीम सिंह एक राजकुमारी, उस राजकुमारी का नाम क्या है? कृष्णा कुमारी की सगाई करनी है, इसलिए सगाई मारवाड़ के भीम सिंह के साथ कर दी गई। मेवाड़ का राजा भी भीम सिंह है और मारवाड़ के राजा का नाम भी क्या है? भीम सिंह। तो कृष्णा कुमारी सगाई मारवाड़ वाले कौन से राजा के साथ कर दी गई? भीम सिंह सगाई के थोड़े दिन बाद मर गया। सगाई के थोड़े दिन बाद भीम सिंह की डेथ हो जाती है, तो अभी तक शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले भीम सिंह की क्या हो गई? डेथ। तो मेवाड़ वालों ने सोचा कि यार जब भीम सिंह के साथ सगाई की थी, भीम सिंह की डेथ हो गई, तो अब क्या करें? तो उन्होंने सगाई कर दी जयपुर के राजा के साथ, और जयपुर का राजा जगत सिंह सेकंड कौन है? तो कृष्णा कुमारी की सगाई, पहली सगाई किसके साथ में की गई? भीम सिंह। उसकी जब मृत्यु हो गई तो किसके साथ की गई? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड कहां का राजा है? जयपुर का। यहां पर भीम सिंह जब मरा तो भीम सिंह का भाई राजा बना, भाई का नाम क्या था? इसने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया और इसने कहा कि यदि कृष्णा कुमारी की सगाई पहले जोधपुर की गई थी तो अब हम जयपुर नहीं करने देंगे, ये हमारी बेइज्जती है कि जिसकी सगाई यहां पर हुई थी उसकी सगाई वहां पर जयपुर जाए, अब उसकी सगाई आप जोधपुर करो, और कोई देख लो यदि पिताजी की डेथ हो गई और किसी के साथ कर दो, मैं जयपुर नहीं करने दूंगा। तो मेवाड़ वालों ने कहा भाई अब हमने तो जयपुर कर दी, अब जयपुर वालों से पूछ लो। तो मान सिंह ने इन जयपुर वालों से बातचीत की, भाई तुम कैसे कर सकते हो जब सगाई हो रखी थी हमारे यहाँ पर? तो इन्होंने कहा भाई हमारे तो मेवाड़ वालों ने की थी और अब हम भी कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये दोनों अड़ गए। जयपुर वाले कहे कि कृष्णा कुमारी सगाई जयपुर में होगी, और जोधपुर वाले कहे कृष्णा कुमारी की सगाई कहां पर होगी? जोधपुर। इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। किस किसके बीच में? जगत सिंह और मान सिंह। जगत सिंह कहां का राजा है? जयपुर का। मान सिंह कहां का राजा है? मारवाड़ का। तो जोधपुर का राजा का। तो कौन सा युद्ध होता है? गिंगोलिया पर्वतसर। गिंगोलिया पर्वतसर कहां पर पड़ता है? गिंगोली पर्वतसर के पास में एक जगह एग्जैक्टली, तो गिंगोली का युद्ध है, पर कई जगह इसको पर्वतसर का युद्ध लिख देते हैं। कहां पर जगह पड़ती है? नागौर में। कब हुआ युद्ध? कौन सी राजकुमारी के लिए? कौन सी दो रियासतों के बीच में? इस लड़ाई में तो जगत सिंह जीतता है। कौन जीता है? लिखो, युद्ध में जगत सिंह की जीत हुई। जगत सिंह वॉन दिस बैटल। युद्ध में जगत सिंह की जीत हुई। जगत सिंह वॉन दिस बैटल। युद्ध में जगत सिंह की जीत हुई। जगत सिंह वॉन दिस बैटल। युद्ध में किसकी जीत हुई? जगत। पर मान सिंह यूं खार खाया था। मान सिंह ने कहा नहीं नहीं, मैं सगाई तो नहीं होने दूंगा, जयपुर तो सगाई होने नहीं दूंगा मैं। तो मान सिंह ने अपना एक बंदा भेजा। मान सिंह का एक सेनापति गया मेवाड़, उस सेनापति का नाम है अमीर खान पिंडारी। कौन सेनापति है? अमीर खान पिंडारी एक लुटेरा टाइप का बंदा था जो किसी की तरफ से पैसे लेके लड़ लेता, कि जो पैसे देगा उसकी तरफ से अमीर खान पिंडारी लड़ लिया करता। ये पहले लड़ने के लिए आया था जयपुर वालों की तरफ से, जगत सिंह की तरफ से लड़ने के लिए आया था, लेकिन बाद में मान सिंह ने इसको पैसे देकर अपनी तरफ मिला लिया। और अमीर खान पिंडारी को उसने कहा कि देख ये सगाई तो मैं जयपुर तेरे होने नहीं दूंगा, तो तू एक काम कर, तू मेरी तरफ से मेवाड़ जा। मेरी तरफ से कहां जा? और मेवाड़ वालों को जाके समझा कि भाई ये तुम पंगे मत लो, और तुम्हारे चक्कर में लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई बंद करवानी है, तो मेवाड़ वालों को समझा के आता हूं कि उनकी सगाई कहां पे कर दे? राजकुमारी की सगाई मारवाड़ में कर दे। अमीर खान पिंडारी जाके वहां एक सामंत से मिलता है, उस सामंत का नाम है अजीत सिंह चुंडावत। कौन सामंत है? अजीत सिंह चुंडावत नाम का एक मेवाड़ का सामंत है। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, नाम सुना तो आसींद। आसींद का एक सामंत था, उसका नाम क्या है? अजीत सिंह चुंडावत। ये अजीत सिंह चुंडावत के पास गया, इसने अजीत सिंह चुंडावत को जाकर भाई तुम्हारे राजा को समझा दो कि कृष्णा कुमारी की सगाई जयपुर ना करे, कहां पर करे? जोधपुर। और मुझे मान सिंह ने भेजा है, और मान सिंह ने कहा कि मैं जयपुर में किसी भी सूरत के अंदर ये सगाई होने नहीं दूंगा। अजीत सिंह चुंडावत भीम सिंह के पास गया, उसने भीम सिंह को जाकर भाई इस प्रकार से मान सिंह की तरफ से धमकियां आ रही। भीम सिंह का देते रहेंगे धमकियां, ये हमारी मर्जी, हम कहां करेंगे कहां नहीं करेंगे। और फिर इलाज क्या अपने पास में? ये तो उन दोनों को सोचना चाहिए, क्यों लड़ाई कर रहे हैं? उनकी लड़ाई के चक्कर में हम क्या करें? वो दोनों आपस में सुलझा ले मामला अपना, और अपने पास क्या इलाज है? इस अजीत सिंह के पता नहीं क्या दिमाग में, इसने कहा सर इलाज तो मैं बता दूंगा कि कृष्णा कुमारी को जहर दे दो, भाई कृष्णा कुमारी मर जाएगी तो उसके बाद इनकी लड़ाई भी क्या हो जाएगी? बंद। अरे तो अपने जहर क्यों दे दें यार? तो कहा साहब और कोई तरीका नहीं। उस राजकुमारी को जब अंदर पता चलता है कि मेरे चक्कर में दो रियासतें लड़ रही है, मेरे चक्कर में बाहरी से इस प्रकार की बातें धमकियां मिल रही है लोगों को, यहां पर मेरे चक्कर में इतने सैनिक मर रहे हैं, इतने मनुष्य मर रहे हैं, और राजकुमारी खुद ही जहर पी गई। जहर पी गई तो इनके बीच की लड़ाई क्या हो गई? बंद। मान सिंह और जगत सिंह एक दूसरे ने हाथ मिलाया एक दूसरे से। मान सिंह ने शादी की जयपुर, जगत सिंह ने शादी की जोधपुर। लिखो, आमिर खान पिंडारी और अजीत सिंह चंडावत की सलाह पर, ऑन एडवाइस ऑफ आमिर खान पिंडारी एंड अजीत सिंह चंडावत, आमिर खान पिंडारी तथा अजीत सिंह चंडावत की सलाह पर
ऑन एडवाइस ऑफ आमिर खान पिंडारी एंड अजीत सिंह चुंडावत, आमिर खान पिंडारी तथा अजीत सिंह चुंडावत की सलाह पर, ऑन एडवाइस ऑफ आमिर खान पिंडारी एंड अजीत सिंह चुंडावत, कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। कृष्णा कुमारी वॉज पॉइजन्ड, बेचारी कन्या को फालतू मार दिया, कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था, कृष्णा कुमारी वॉज पॉइजन्ड। पर भगवान सब देखता ऊपर बैठा बैठा। कृष्णा कुमारी मरी, उसके 2-3 दिन बाद में अजीत सिंह की पत्नी और अजीत सिंह का बेटा मरता है। थोड़े दिन बाद अजीत सिंह पागल होता है, अजीत सिंह के मुंह से झाग निकला करते थे, दीवारों के सिर भिड़ा भिड़ा के मरा था। आपको पाप सारी इस धरती पर भोगने हैं, नरक नाम की कोई चीज नहीं है। आप बुरे काम करोगे, भगवान यही सब दंड देगा आपको। ये नैतिक पतन है राजाओं का, कि आपको एक युद्ध रोकने के लिए एक लड़की को क्या देना पड़ गया था, जहर। भगवान ऊपर बैठा बैठा ये भी देख रहा है, न्याय करेगा वो सबके साथ। राजा कमजोर होते जा रहे हैं, लड़ाइयां उनसे रुक नहीं रही है या लड़ाइयां हो नहीं रही है उनसे, इसलिए एक राजकुमारी को क्या दे दिया गया, जहर। जब आप कमजोर होंगे तो कोई ना कोई दूसरा शक्तिशाली होगा। इन दिनों देश में शक्तिशाली हो रहे थे अंग्रेज। कौन हो रहे थे? और भीम सिंह को अंग्रेजों के साथ में क्या करनी पड़ गई, संधि। लाइन चेंज करी, लिखो 13 जनवरी 1818 ईस्वी को, ऑन 13 जनवरी 1880, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को, ऑन 13 जनवरी 1880, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को भीम सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। भीम सिंह कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। भीम सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। भीम सिंह कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। भीम सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। भीम सिंह किसके साथ संधि कर लेता है? अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। ये भाई मेवाड़ की हिस्ट्री कंप्लीट। कल मेवाड़ का टेस्ट है।